हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 11-12 के लिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो सबसे डिमांडिंग टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं कि भैया यार टीओसी कब आएगा, टीओसी कब आएगा। तो ये है आपका टीओसी का काफ़ी एडवांस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा थ्योरी और बहुत सारा एमसीक्यू की हेल्प से टीओसी को जड़ से खत्म कर दूंगा। अगर अभी तक आपको टीओसी के बारे में कुछ पता नहीं है फिर भी आप काफ़ी अच्छा नॉलेज लेकर जाएंगे। इसमें आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप टीओसी में मास्टरी एक तरह से हासिल कर लेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पाएंगे। राइट, तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ता हूं। और उससे पहले यार अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट जरूर करना वीडियो के अंत में कि आपको सेशन कैसा लगा। राइट, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को थ्योरी के साथ काफी बेहतर तरीका से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सवाल ये है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है। राइट, तो देखो पहले आप ये सारा का सारा डिफिनेशन भूल जाओ, मैं बताता हूं, उसको ध्यान से सुनो। आपने एल्गोरिदम्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत सारी टाइप्स के एल्गोरिदम्स आपने पढ़ा था, जिससे आपको पता चल गया था कि जो एल्गोरिदम होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। राइट, आपने जान लिया कि एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अब जानना है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है। तो देखो, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंप्यूटर साइंस के उस थ्योरेटिकल ब्रांच का हिस्सा है जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मतलब जो एल्गोरिदम है उनका यूज हम लोग कैसे करते हैं। सबको पता है कि एल्गोरिदम का यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लेकिन कैसे करते हैं भाई, कैसे, हाउ। तो कैसे करते हैं उस चीज को बताता है हमारा टीओसी। आप कैसे एल्गोरिदम को अप्लाई करते हो, एल्गोरिदम को आप कैसे अप्लाई करते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसके बारे में आपको जानकारी टीओसी में मिलता है, मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो अभी सवाल है कि भैया यार ये जो डिफिनेशन दिया गया इसका क्या मतलब है। तो देखो, जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है उसका क्या मतलब है, हार्डवेयर डिजाइन प्रिंसिपल। क्या वो हार्डवेयर डिजाइन प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये तो काम करता है कि जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं उनका हेल्प कैसे लेना है या फिर उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो हार्डवेयर तो नहीं होगा, काटो इसको। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एल्गोरिदम, क्या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एल्गोरिदम है। देखो, अगर मैं ऑप्टिमाइज करता हूं एल्गोरिदम को तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकलता है। राइट, अगर मैं एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज कर रहा हूं तो क्या उसको टीओसी बोल दूंगा, नहीं बोलूंगा, उससे तो हमारा स्पेस और टाइम कम होगा। इसको भी काट दो। स्टडी ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशंस। यस, हमें क्या करना, जितने भी कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं और उनकी क्या लिमिटेशन है। मतलब कोई भी एल्गोरिदम्स है, कोई भी हमारे पास एल्गो है, उसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और ये जानेंगे कि जो हमारा थ्योरी ये दिया गया है उसका लिमिटेशन क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाएगा कि नहीं, कितने लेवल तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। राइट, तो इसका जो सटीक डेफिनेशन है वो हमारे सामने निकल के आ रहा है, स्टडी ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशन। तो जो टीओसी है, जो हमारे पास टीओसी है, टीओसी इसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसमें 3 थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इन थ्योरी से। तो मैं क्या किया हूं, क्वेश्चंस रखा हूं और साथ ही साथ उसका थ्योरी एक्सप्लेन आपको करूंगा। तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना और समझ के देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। राइट, नेक्स्ट। तो देखो, जो टीओसी है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, स्टडीज हाउ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग एल्गोरिदम्स एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल। मैंने आपको यही बताया था कि जो एल्गोरिदम है उसको कैसे यूज करेंगे ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो, और कितने टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं और कितना लेवल तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। राइट, नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी है, मैंने आपको बताया है कि जो टीओसी है उसमें 3 पॉपुलर थ्योरीज है। तो जो सबसे पहला थ्योरी है उसको बोलते हैं ऑटोमाटा थ्योरी। ऑटोमाटा थ्योरी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट बनेगा कि ऑटोमाटा थ्योरी का एग्जाम्पल क्या है। तो अगर आप ये सारे के सारे जो मैं पीपीटी में रखा हूं आप उसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। राइट, और देखो जो पीपीटी है ये आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ऑटोमेटा थ्योरी क्या है, फोकस एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एंड फॉर्मल लैंग्वेज। ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन और फॉर्मल लैंग्वेज पे फोकस करता है।
अब एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखना है। मॉडल्स क्या है, फाइनाइट ऑटोमाटा, पुश डाउन ऑटोमाटा और ट्यूरिंग मशीन। जो ट्यूरिंग मशीन है वो काफी इंपॉर्टेंट है टीओसी का। आप ऐसे समझो कि टीओसी मतलब ट्यूरिंग मशीन, आप ऐसे समझो कि जो टीओसी है उसका मतलब ही है ट्यूरिंग मशीन, ऐसे समझना है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री, कंटेक्स्ट सेंसिटिव, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। यूज क्या, यूजफुल क्या है, यूजफुलनेस क्या है, हेल्प्स इन डिजाइनिंग कंपाइलर्स, लेक्सिकल एनालाइजर्स एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज हायरार्कीज। ठीक है, दूसरा थ्योरी क्या है, कॉम्पिटेबिलिटी थ्योरी। ये दिखाता है कि कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कॉम्प्यूटेबिलिटी, कंप्यूट एबिलिटी मतलब कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, किसमें वो एबिलिटी है, किस एल्गो में जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। की कंसेप्ट क्या है, डिसाइडेबिलिटी, हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स, चर्च ट्यूरिंग थेसिस। तो आपको ये बहुत सारा जो टर्म है आपको काफी कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, काफी ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। यूज क्या है, डिटरमाइंस द लिमिट ऑफ व्हाट कंप्यूटर्स कैन कंप्यूट। इसका यूज है कि कंप्यूटर्स क्या कंप्यूट कर सकता है, कितना लेवल तक कंप्यूट कर सकता है, उसके लिमिट्स को डिटरमाइन करता है कंप्यूटेबिलिटी, मतलब क्या क्या कंप्यूटेबल है। राइट, नेक्स्ट एक है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ये क्या दिखाता है कि कितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना जटिल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। हाउ एफिशिएंटली प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। क्लासेस में क्या है, पी, एनपी, एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड, पी स्पेस इटीसी, एनालाइज टाइम्स एंड स्पेस रिसोर्सेज नीडेड फॉर कंप्यूटेशन। ठीक है, तो आपने ये जाना कि जो टीओसी है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन जाना, और आपने जाना कि जो टीओसी के जो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी हैं, ऑटोमाटा थ्योरी, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, इन सब के बारे में आपने जान लिया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से हमारे टीओसी के थ्योरी नहीं है, तीन ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन देगा, एक नॉन ऑफ दिस देगा, एक दूसरा नया नाम दे देगा, तो तीनों के तीनों थ्योरी हैं, आपको इसका नाम याद रखना है। राइट, नेक्स्ट फॉर्मल लैंग्वेजेस आर डिफाइंड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो किसको डिफाइन करता है, किसके ऊपर डिफाइन होता है, क्या ग्रामर्स के लिए डिफाइन होता है, क्या ग्रामर्स के लिए डिफाइन होता है, क्या इनपुट स्ट्रिंग के लिए होता है, क्या फाइनाइट ऑटोमाटा के लिए होता है, क्या ग्रामर रूल्स एंड अल्फाबेट के लिए होता है। तो जो फॉर्मल लैंग्वेज होता है वो होता है तुम्हारा ग्रामर रूल्स और उसके अल्फाबेट दोनों के लिए। जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो ग्रामर रूल्स और अल्फाबेट दोनों के लिए होता है। देखो फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज आर डिफाइंड ओवर अल्फाबेट्स, ए फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, जैसे आपका एक सेट दिया है ए बी सी का, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फाबेट, जो हमारे ए बी सी हैं, और भी काफी सारे अल्फाबेट हो सकते हैं। ग्रामर रूल्स क्या है, रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज आर फॉर्म्ड इन द अल्फाबेट। तो जो ग्रामर का रूल है वो दिखाता है कि हमारे पास अल्फाबेट तो आ गया, लेकिन अल्फाबेट के हेल्प से स्ट्रिंग कैसे बनेगा। राइट, जैसे आप इसके अल्फाबेट को हटा दो, आप अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है ABCD उसको समझो, और स्ट्रिंग मतलब होता है एक वर्ड। जैसे आप प्रोग्रामिंग पढ़ते होंगे, स्ट्रिंग मतलब क्या, उसमें आप कैरेक्टर रखते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। राइट, तो आप एक वर्ड समझो, स्ट्रिंग को एक वर्ड है, तो ग्रामर के हेल्प से या अल्फाबेट के हेल्प से आप कैसे वर्ड्स को बनाते हो। राइट, तो आप क्या करते हो, उसमें से जो हमारे पास 26 लेटर्स हैं उसमें से आप बहुत सारे लेटर्स को चुनते हो और उसको एक व्यवस्थित रूप में ऑर्गेनाइज करते हो, एक ऑर्गेनाइज तरीका में रखते हो ताकि उसका कुछ मीनिंग बने। राइट, तो वैसे ही जो फॉर्मल लैंग्वेज क्या करता है, उसमें बहुत सारे हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं और ग्रामर रूल्स के यूज करके उन अल्फाबेट के हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। राइट, तो दोनों हमारे अल्फाबेट और ग्रामर रूल्स दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और फॉर्मल लैंग्वेज इन दोनों से मिलके बनता है। राइट, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर क्लोज्ड फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। बोल रहा है कि जो हमारे पास, एक मिनट, जो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेज है उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कि रेगुलर लैंग्वेज में कौन सा ऑपरेशन होता है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज में कौन सा ऑपरेशन होता है, फॉर्मल लैंग्वेज में कौन सा ऑपरेशंस होते हैं, एक क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में एक क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। राइट, आपसे पूछ देगा कि इंटरसेक्शन किस में होता है, कौन से लैंग्वेज में होता है, कॉम्प्लीमेंट कौन से लैंग्वेज में नहीं होता है। राइट, तो आपको इसको काफी ध्यान समझना। तो देखो जो रेगुलर लैंग्वेज होता है, रेगुलर लैंग्वेज, उसमें हमारा यूनियन भी होता है, उसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट भी होता है, उसमें हमारा इंटरसेक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है उसके हिसाब से हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और जो रेगुलर लैंग्वेज है
इसके अलावा और भी काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं जो वहां होते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसके अलावा इतने सारे होते हैं, जैसे यूनियन इसमें दिया है, यूनियन होता है, यूनियन कॉन्केटिनेशन होता है, क्लीन स्टार होता है, कंप्लीमेंट होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, रिवर्सल रिवर्स होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म होता है और कोसेंट होता है। तो देखो जो यहाँ दिया है यूनियन कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, यूनियन कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये तो हमारे क्वेश्चन में ऐसा भी तो पूछ सकता है कि कॉन्केटिनेशन होता है कि नहीं, कि जो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है उसमें कॉन्केटिनेशन होता है कि नहीं। तो अगर आपको पता नहीं होगा, सारी की सारी लिस्ट आपको याद नहीं होंगी, तब तो आप गलत मार देंगे, राइट। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे इसमें थ्योरी भी रख दिया है कि अगर आप एक बार दो बार रिवीजन मारें तो आपको काफी सारी चीज देखने को मिल जाए, राइट। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा, मैं सी के साथ डी के साथ जाऊंगा और डी नंबर हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय अ लैंग्वेज टू बी कॉल्ड अ रेगुलर लैंग्वेज। बोल रहा है कि किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज बनने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। भैया यार मुझे तो ट्यूरिंग मशीन के बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको काटो, मैं आपको अभी इसका इलेबोरेशन देता हूँ। मस्ट बी इनफाइनाइट, क्या उसको फाइनाइट होना जरूरी है? नहीं, फाइनाइट होना जरूरी नहीं है। उसको क्या है, मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फाइनाइट ऑटोमाटा। जो फाइनाइट ऑटोमाटा है, जो फाइनाइट ऑटोमाटा है उससे इसको रिकॉग्निशन प्राप्त होना चाहिए। मतलब ऐसे पता होना चाहिए कि फाइनाइट ऑटोमाटा को पता है कि ए लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रहा है। मस्ट इज रिकर्सन इन ग्रामर, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज, उसको रेगुलर लैंग्वेज क्यों बोलेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये रेगुलर है। तो उसके लिए क्या है, ए लैंग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर इफ इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फाइनाइट ऑटोमेशन। यही तो यहाँ है कि मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फाइनाइट ऑटोमेशन। मतलब जो फाइनाइट ऑटोमाटा है वो अगर रिकॉग्नाइज कर देगा कि लैंग्वेज रेगुलर है तो लैंग्वेज रेगुलर है, राइट। सच ए डीएफए मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, और एनएफए मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। आप इसको ऑटोमाटा ही बोल सकते हो, ऑटोमेटन भी बोल सकते हो, तो ऑटोमाटा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज को रेगुलर हम तब बोलते हैं जब जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमाटा है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है। और फाइनाइट जो ऑटोमाटा है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डीएफए मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, एक होता है एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम कुछ क्वेश्चन पूछता है कि डीएफए का फुल फॉर्म क्या है, एनएफए का फुल फॉर्म क्या है, या फिर जो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है जो फाइनाइट ऑटोमाटा है उसके कितने टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेगुलर ग्रामर्स। अब रेगुलर ग्रामर क्या है भैया, तो देखो जो रेगुलर ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर वो क्या है, दे आर यूज्ड टू जनरेट रेगुलर लैंग्वेजेस। क्या जो रेगुलर ग्रामर है उसके हेल्प से हम लोग रेगुलर लैंग्वेजेस को जनरेट करते हैं, ओके। दे रिक्वायर मेमोरी टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेज। क्या वो मेमोरी, दे रिक्वायर मेमोरी, क्या उसको मेमोरी की जरूरत होती है लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने में। दे कैन जनरेट, दे कैन क्या बोल रहा है, दे कैन जनरेट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। दे आर इक्विवेलेंट टू फाइनाइट ऑटोमाटा। जो रेगुलर है, रेगुलर जो रेगुलर है, रेगुलर वो हमारा क्या है, वो हमारा है दे आर इक्विवेलेंट टू फाइनाइट ऑटोमाटा। दे आर इक्विवेलेंट टू क्या, फाइनाइट ऑटोमाटा। जो रेगुलर होता है दे रिक्वायर मेमोरी, नहीं इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो नो मेमोरी। लेकिन यहाँ लिखा है मेमोरी की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जो सी है ये बोल रहा है क्या, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को करता है, नहीं ये करता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लिखा है इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा, राइट। तो क्या आंसर होगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी। जो रेगुलर ग्रामर है वो क्या करता है, वो फाइनाइट ऑटोमाटा के इक्विवेलेंट उसको हम मानते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच कॉम्बिनेशन करेक्टली मैचेज ऑटोमाटा एंड ग्रामर। बोला कौन सा कॉम्बिनेशन है जो ग्रामर और ऑटोमाटा दोनों के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। क्या जो डीएफए है, डीएफए वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। क्या जो एनएफए है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा, क्या वो टाइप 2 ग्रामर है। क्या जो पीडीए है वो रेगुलर ग्रामर है। क्या जो डीएफए है वो रेगुलर ग्रामर है। तो देखो जो डीएफए है, यहाँ बोल रहा है जो डीएफए मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, वो हमारा रेगुलर ग्रामर है। हमने इसके पहले भी क्वेश्चन में देखा है रेगुलर है। जब डीएफए हमारा रेगुलर है, ये हमारा सही है। जब डीएफए रेगुलर है तो क्या जो डीएफए है कॉन्टेक्स्ट फ्री हो सकता है, नहीं।
कंटेक्स्ट फ्री नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में हम इलेबोरेशन देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है कि एक होता है टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये हमारा होता है एक चॉम्स्की हायरार्की। ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चॉम्स्की हायरार्की में क्या होता है, इसके 3 लेवल्स होते हैं और असली में बोले तो 4 होते हैं। जैसे एक होता है 0, 1, 2, 3, 4 लेवल हो गए 0 से लेकर 3 तक। तो जो टाइप 0 होता है, टाइप 0 उसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। यहाँ देखो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। टाइप 1 को बोलते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, टाइप 2 को बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और टाइप 3 को बोलते हैं रेगुलर ग्रामर। ठीक है, अब देखो जो रेगुलर ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर इसमें हमारा आता है डीएफए और एनएफए रेगुलर ग्रामर में। तो रेगुलर ग्रामर यहाँ है, इसमें डीएफए हमारा आ गया। जो डीएफए है वो क्या कंटेक्स्ट में आएगा? नहीं, कंटेक्स्ट में क्या आता है? देखो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारा क्या आता है? पीडीए, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा। अगर यहाँ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो यहाँ लिखोगे पीडीए, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। वैसे ही टाइप 2 ग्रामर क्या है? टाइप 2 यहाँ देखो, टाइप 2 वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है और इसमें है क्या? ये भी पीडीए ही हमारा है, तो इसको भी काटो। और पीडीए हमारा क्या है? रेगुलर है? नहीं, रेगुलर हमारा कौन है? रेगुलर हमारा है डीएफए और एनएफए। रेगुलर 2 ही है ना जी, डीएफए और एनएफए। तो आपको क्या करना है, जो चॉम्स्की हायरार्की होता है 0 से लेकर 3 तक, तो 0 क्या बोलते हैं? रिकर्सिव इन्यूमरेबल यानी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, इसको रिकर्सिवली इन्यूमरेबल भी बोलते हैं। और इसका जो एग्जांपल है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन जो है टीओसी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बोलूंगा यार कि जो टीओसी है वो ट्यूरिंग मशीन पे निर्भर है। ऐसा समझ लो कि ट्यूरिंग मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको कैसे याद रखना है कि जो डीएफए यहाँ याद करो, जो डीएफए है और जो एनएफए है वो हमारा है रेगुलर ग्रामर, टाइप 3 के अंदर आता है। जो टाइप 2 में क्या है, इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में हमारा सिर्फ एक ही आता है पीडीए, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा, और इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जो टाइप 1 है, टाइप 1 वो है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, इसमें बोलते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, एलबीए और कंटेक्स्ट सेंसिटिव। तो ऐसे ही आपको सारा का सारा टेबल याद रखना है। अगर इसको थ्योरी में लोग पढ़ाते हैं तो इसको पढ़ाने में ही कितना टाइम लगा देते हैं, राइट। मैं आपको एकदम टेबल वाइज लेकर आया हूं कि आपको रिवीजन करने में काफी आसानी हो और आप अच्छी से और जल्दी से चीजों को कर पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि डी ही हमारा करेक्ट है, बाकी सारा गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू डिफाइन अ डीएफए। बोल रहा है कौन जरूरी है डीएफए को डिफाइन करने में? डीएफए मतलब डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ए सेट ऑफ टर्मिनल्स, ए सेट ऑफ वेरिएबल्स, ए ट्रांजिशन फंक्शंस, या फिर ये हमारा टप्पल। तो देखो जो डीएफए होता है, डीएफए इसमें 5 इंपॉर्टेंट टप्पल्स हैं, मतलब 5 सिंबल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो डीएफए है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें 5 टपल्स होते हैं, मतलब 5 सिंबल्स होते हैं जिनका यूज होता है। अब इसका मतलब समझो कि जो हमारे पास 5 सिंबल हैं, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, फिर क्यू नॉट और एफ। क्यू क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट डू यू मीन बाई इज दिस सिंबल। इस सिंबल का क्या मतलब है? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो क्यू है, क्यू इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। फाइनाइट सेट ऑफ क्या? स्टेट्स। सिग्मा का क्या मतलब है? फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट्स या फिर टर्मिनल्स। इसका क्या मतलब है? डेल्टा का ट्रांजिशन फंक्शंस, जिसमें ये हमारे इसका साइन है। क्यू स्टार्ट मतलब क्यू स्टार्ट, देखो जो क्यू नॉट है 0, 0 मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट स्टेट है। और एफ मतलब है सेट ऑफ एक्सेप्टिंग फाइनल स्टेट्स। एफ मतलब फाइनल स्टेट्स, कि फाइनली इसका स्टेट्स में क्या होगा, राइट। तो इसमें आंसर क्या होगा? जो डीएफए है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 5 टपल जो इंक्लूड होते हैं वो पांचों के पांचों टपल। और आपको पांचों के पांचों जो टपल्स हैं, जो सिंबल्स हैं, इसका क्या मतलब है इसको याद रखना है। इसके लिए हमने आप काफी अच्छा से यहां लिख दिया है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज द लैंग्वेज ऑफ ए डीएफए रिप्रेजेंट। जो डीएफए का लैंग्वेज है, मतलब डीएफए मतलब डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डीएफए का क्या मतलब है? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसका मतलब क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर जेड। जो डीएफए का मतलब है कि इसका जो लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग को दिखाएगा नहीं। ये क्या दिखाता है? एक पार्ट को दिखाता है, पार्ट को या फिर ऐसे बोलो तो सबसेट को दिखाता है, सबसेट को। जो डीएफए होता है वो सारे के सारे पॉसिबल जो स्ट्रिंग्स हैं उनको नहीं दिखाता है, वो दिखाता है किसी पार्ट को दिखाता है, या फिर मैं बोलूं तो सबसेट को। जैसे मानो एक बार आपके पास कोई सेट है
तो उसका एक छोटा सा पार्ट दिखाता है, उसको बोलते हैं सबसेट। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय डीएफए, स्ट्रिंग्स नॉट एक्सेप्टेड बाय डीएफए। देखो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होता है, एक पार्ट होता है, उसका सबसेट होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्ट्रिंग्स नॉट एक्सेप्टेड, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ फाइनाइट लेंथ नहीं, ऑल स्ट्रिंग को नहीं दिखाता है, एक पार्ट को दिखाता है। ऑल पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, सारा का सारा नहीं, एक पार्ट को दिखाता है। मतलब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय डीएफए। कुछ स्ट्रिंग के सेट्स होते हैं, मतलब कुछ उसका पार्ट्स होता है, कुछ सबसेट होता है जिसको डीएफए दिखाता है, राइट। नेक्स्ट, विच फीचर डिस्टिंग्विशेस एन एनएफए फ्रॉम डीएफए। अब जो एनएफए है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। एनएफए हैज नो स्टेट्स, क्या एनएफए में कोई स्टेट्स नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है, एनएफए में स्टेट्स होता है। मल्टीपल ट्रांजिशंस अलाउड फॉर सेम इनपुट, क्या जो बहुत सारे ट्रांजिशंस हो सकते हैं एक ही इनपुट के लिए, क्या बात सही है, क्या ये बात सही है। अच्छा ओके, रोकता हूँ इसको। ऑल इनपुट्स मस्ट बी डिटर्मिनिस्टिक। देखो बोला व्हाट फीचर डिस्टिंग्विशेस एनएफए फ्रॉम डीएफए। एनएफए के सारे जो हमारे पास इनपुट्स होंगे वो होंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक। यहाँ लिखा है ऑल इनपुट्स मस्ट बी डिटर्मिनिस्टिक, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। एनएफए हैज नो फाइनल स्टेट्स। देखो एनएफए का फाइनल स्टेट होता है, यहाँ तो पहले बोल रहा है कि एनएफए हैज नो स्टेट्स, तो हमने क्या बोला है कि एनएफए का स्टेट होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है एनएफए हैज नो फाइनल स्टेट, क्या एनएफए का फाइनल स्टेट नहीं होता है, गलत बात है भाई, होता है। चार ऑप्शन हमने काट दिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। मल्टीपल ट्रांजिशंस अलाउड फॉर सेम इनपुट। जो एनएफए होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसमें क्या होता है कि एक ही इनपुट के लिए आप बहुत सारा ट्रांजिशन कर सकते हो, लेकिन अगर आप डीएफए में वही चीज करना चाहोगे तो आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा, आपको उसको क्रॉस करना पड़ जाएगा। तो इस केस में जो हमारा आंसर है बी हो जाएगा। इन एनएफए अ स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड इफ, मतलब एनएफए में स्ट्रिंग को हम कब एक्सेप्ट करेंगे, एनएफए मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसमें हम लोग स्ट्रिंग को कब एक्सेप्ट करेंगे, ऑल कंप्यूटेशन पाथ एक्सेप्टेड, क्या सारे के सारे जो कंप्यूटेशन पाथ हैं एक्सेप्ट कर लेंगे, सारे के सारे क्यों करेंगे भाई, सारे नहीं करेंगे। एटलीस्ट वन कंप्यूटेशन पाथ एक्सेप्टेड, बिल्कुल। देखो हमारे पास जो एनएफए है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग को हम तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कम से कम एक कंप्यूटेशन पाथ उसका सक्सेसफुल हो, राइट। अगर एक भी मैच कर रहा है तो हम उसको इजाजत देते हैं कि तुम एक्सेप्टेड है। नो कंप्यूटेशनल पाथ रिजेक्टेड, क्या कोई भी कंप्यूटेशनल पाथ उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ी है, गलत रहेगा तो कोई भी रिजेक्ट करेगा। ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड, क्या सारे के सारे जो पॉसिबल्स, जो सारे के सारे सबस्ट्रिंग्स हैं सबको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, किसी मशीन में भी, इसको काट दो। एटलीस्ट वन कंप्यूटेशन पाथ एक्सेप्टेड, अगर हमारे पास बहुत सारा कंप्यूटेशन पाथ है तो कम से कम एक पाथ ऐसा होगा जो उसको एक्सेप्ट करेगा, कम से कम एक तो करेगा ही करेगा, राइट। नेक्स्ट, तो उसके बारे में कुछ यहाँ लिखा है, पढ़ो। एनएफए अलाउज मल्टीपल ट्रांजिशंस फॉर द सेम इनपुट मेथड, मल्टीपल करता है, जो इसको पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ठीक है। इट कैन इंक्लूड एप्लिसॉन, या फिर ई ट्रांजिशंस मूव्स विदाउट कंज्यूमिंग इनपुट, ठीक है। ए स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड इफ एटलीस्ट वन पाथ लीड्स टू फाइनल स्टेट, देखो वही है, कम से कम एक पाथ है जो फाइनल स्टेट तक पहुंचा रहा है, तो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एनएफए एंड डीएफए रिकॉग्नाइज द सेम क्लास ऑफ लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज। जो एनएफए होता है और डीएफए होता है, सबको पता है कि एक ही क्लास के हैं लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज के, उसका फुल फॉर्म होता है अलग, इसका फुल फॉर्म होता है अलग, दोनों में एफए हमारा है। एनएफए आर जनरली इजियर टू कंस्ट्रक्ट बट हार्डर टू सिमुलेट देन डीएफए। जो एनएफए होता है थोड़ा आसान होता है क्रिएट करने में, लेकिन हार्ड होता है उसको प्रोसेसिंग करने में, उसमें प्रोसेस करने में, उसमें काम करने में, राइट। नेक्स्ट, इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब एनएफए, ए स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ। जो एनएफए होता है, अगर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना तो कम से कम एक पाथ चाहिए, उसी का एक्सप्लेनेशन है। that automation that leads to final accepting state after the processing of entire string, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, राइट। नेक्स्ट, what is the role of e transitions in NFA, इसको बोलते हैं इम्पटी, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन, राइट, मतलब इम्पटी। what is the role of e transitions in NFA, मैं इसको ई पढ़ रहा हूँ, आप इसको एप्सिलॉन पढ़ना, मैं ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है।
आपको समझाने के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ ई ट्रांजिशन इन एनएफए, जो एनएफए होता है उसमें ई ट्रांजिशन का क्या रोल है। एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग ओनली, जब ई रहता है तो एम्प्टी स्ट्रिंग ओनली करता है, नहीं करता है। अलाउ स्टेट चेंज विदाउट कंज्यूमिंग पॉइंट, प्रिवेंट लूपिंग, लूप को आप बचा नहीं सकते, लूप होना है। सिंप्लीफाइंग डीएफए मिनिमाइजेशन, क्या जो डीएफए को मिनिमाइज कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करना है, नहीं। इसका मतलब क्या होता है, इसका रोल है कि अलाउ स्टेट चेंज विदाउट कंज्यूमिंग इनपुट, बिना इनपुट कंज्यूम किए हुए जो उसका स्टेट है उसको आपको चेंज करना है, राइट, उसको क्या करना है, चेंज। तो देखो मैंने क्या बोला है, जो ई ट्रांजिशन है उसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ट्रांजिशंस इन एनएफए अलाउ द ऑटोमेटन टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल, बिना किसी इनपुट सिंबल को पढ़े हुए। तो यहीं पे लिखा है ना विदाउट कंज्यूमिंग इनपुट, मतलब बिना किसी इनपुट को कंज्यूम किए हुए, राइट। दिस एड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लीफाई द डिजाइन ऑफ एनएफए, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो एनएफए है उसका डिजाइन काफी सिंपल हो जाता है, काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए स्टेट इज, क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ रीचेबल स्टेट्स फ्रॉम दैट स्टेट यूजिंग ओनली एप्सिलॉन ट्रांजिशंस, ओनली द स्टेट itself, द एंटायर सेट ऑफ स्टेट्स रीचेबल विद एनी इनपुट। बोला जो ई क्लोजर है उसका क्या मतलब है, क्या उसका मतलब है कि इंटायर सेट ऑफ स्टेट्स, नहीं, इंटायर कैसे होगा भाई, इंटायर कभी नहीं होगा, इंटायर ई डिनोट नहीं करता है। स्टेट्स रीचेबल विद एनी इनपुट, कोई भी इनपुट से रिसीव कर जाएगा, नहीं। ओनली द स्टेट इटसेल्फ, नहीं। द सेट ऑफ रीचेबल स्टेट्स फ्रॉम दैट स्टेट यूजिंग ई ट्रांजिशंस। देखो जो क्वेश्चन है उसी में आंसर दौड़ रहा है, जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि जो ई क्लोजर है स्टेट का क्या होगा, तो इसी में देखो जो हमारे पास एप्सिलॉन क्लोजर है तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन हमें चाहिए, राइट। तो उसका जो आंसर है उसी में छुपा हुआ है। अगर आप इसका बेसिक जानते हैं तो आप तुरंत इसका आंसर पकड़ लेंगे, नहीं तो फिर आप सारे के सारे ऑप्शन देखेंगे और बोलेंगे यार मेरे को आ ही नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या होगा, ए। तो थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। जो एप्सिलॉन क्लोजर है ऑफ ए स्टेट इन एप्सिलॉन एनएफए इज अ सेट ऑफ स्टेट्स दैट इंक्लूड्स द स्टेट इटसेल्फ एंड all states that can be reached from it using only e transitions that don't consume any input symbol, right। तो दोनों चीज को कंटेन करता है। यहाँ लिखा only the state itself, मैं इसको क्यों काटा हूँ, क्योंकि यार केवल स्टेट नहीं होता, द सेट ऑफ रिचेबल स्टेट्स, यहाँ तो स्टेट इंक्लूड कर दिया है, यहाँ दो चीज इंक्लूड करता है, रिचेबल स्टेट्स और ई ट्रांजिशंस, राइट। तो हमारे जो ऑप्शन ए है इसमें दोनों चीज पहले से अवेलेबल है, तो ऑप्शन ए जो हमारा होगा इस केस में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई आर एप्सिलॉन ट्रांजिशंस यूजफुल इन ऑटोमाटा कंस्ट्रक्शन। बोल रहा है कि जो ऑटोमाटा कंस्ट्रक्शन है उसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशंस क्यों यूजफुल है, क्यों है भाई, क्या इसमें यूजफुल कर रहा है इसको। दे एलिमिनेट एम्बिग्यूटी, क्या वो एम्बिग्यूटी मतलब जो परेशानी होता है, दिक्कत होता है उसको एलिमिनेट कर देता है। दे इंक्रीज ट्रांजिशन डिटर्मिनिज्म, क्या वो जो ट्रांजिशन डिटर्मिनिज्म होता है उसको बढ़ाता है। दे सिंप्लीफाई कंस्ट्रक्शंस ऑफ एनएफए फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशंस, क्या वो एनएफए को कंस्ट्रक्शंस में हेल्प करता है रेगुलर एक्सप्रेशन से। दे आर ओनली यूज इन डीएफए मिनिमाइजेशन, क्या वो केवल और केवल डीएफए मिनिमाइजेशन में यूज होता है, नहीं, केवल इसमें नहीं यूज होता है। ये क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है एनएफए का कंस्ट्रक्शंस रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से। ये क्या करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से इसको कंस्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ देखो, एन ई ट्रांजिशन लेट्स एन एनएफए जंप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल, थिंक ऑफ इट लाइक अ फ्री मूव। इसको ऐसे समझो कि जैसे फ्री मूव कोई चीज हो रहा है, मतलब अपने आप घूम रहा है बिना किसी रोक टोक के। तो जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन है वो क्या करता है, जो हमारा एनएफए होता है उसको फ्री छोड़ देता है, फ्री इजाजत देता है कि तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा सकते हो बिना किसी इनपुट सिंबल को रीड किए। तुम्हें कोई सा भी इनपुट सिंबल को रीड नहीं करना है और तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा सकते हो। देखो यार जो टीओसी है, टीओसी इसको देख के बच्चे डर जाते हैं, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं टीओसी को, इतना खतरनाक सब्जेक्ट है ये सारा का सारा थ्योरी है, बच्चों की बैंड बज जाती है, राइट। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे
और पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद आप सीट को 2 से 3 बार अगर नजरों ही नजरों में देख लेंगे, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ नजरों ही नजरों में ऐसे देख लेना है, तो आप काफी सारी चीजें कर पाएंगे, राइट। क्योंकि टीओसी पढ़ना आसान नहीं है, मैं बोल दूंगा आसान नहीं है टीओसी पढ़ना, लेकिन आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और आप मैक्सिमम आंसर करोगे। तो देखो जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन है वो क्या है बेसिकली, उसको समझो। मैं सारा का सारा थ्योरी इसलिए इतना सारा लिखा हूं कि आप जब रिवीजन करें तो आपको ज्यादा हेल्प मिल जाए, राइट। नहीं तो मैं सिर्फ ऐसे जैसे टिक आंसर टिक लगा रहा था, वो समझा रहा था, वैसे कर देता। मैं लिख दिया हूं कि ये रहेगा आपके पास पीपीटी में, राइट। तो जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन है क्या है, आर स्पेशली यूजफुल व्हेन कन्वर्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए। जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है उसको एनएफए में कन्वर्ट करते हैं तो इसका यूज होता है, बिकॉज दे अलाउ इजी लिंकिंग ऑफ सब कंपोनेंट्स विदाउट कंज्यूमिंग इनपुट। तो इसका मेन चीज यही है कि इसमें बिना इनपुट को कंज्यूम किए हम लोग सब कंपोनेंट्स को लिंक कर पाते हैं। दिस मेक्स द कंस्ट्रक्शन मॉड्यूलर एंड एफिशिएंट। जिससे क्या होता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब जो हम बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से एन पे, वो काफी मॉड्यूलर होता है, मतलब छोटे छोटे भाग में बढ़ता है, और एफिशिएंट होता है, मतलब अच्छा होता है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर इन रेगुलर एक्सप्रेशंस डिनोट्स 0 और मोर रिपीटेशंस इन अ पैटर्न। बोल रहा है कि कौन सा है ऑपरेटर रेगुलर एक्सप्रेशंस में जो ये डिनोट करता है कि 0 और मोर रिपीटेशन हुआ है, 0 और मोर। तो कौन है? ये है हमारा एस्टेरिस्क। एक हमारा क्या है? हमारा एस्टेरिस्क है। तो और के बारे में पढ़ो। द एस्टेरिस्क ऑपरेटर इन रेगुलर एक्सप्रेशंस मींस 0 और मोर। देखो जो एस्टेरिस्क होता है इसका मतलब होता है 0 या इससे ज्यादा। 0 है या फिर 1 है, 2 या फिर उससे ज्यादा है, मतलब 0 और मोर। और प्रीसीडिंग पैटर्न, फॉर एग्जांपल अगर ए स्टार में लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ए इम्पटी भी हो सकता है, मतलब 0 मतलब इम्पटी हो सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर और भी हो सकता है, राइट। अब जो प्लस है, जो डॉट है, इसका क्या मतलब है? देखो जो हमारे पास एस्टेरिस्क है इसका मतलब है 0 और मोर। मैंने यहाँ लिख दिया है एस्टेरिस्क का मतलब 0 और मोर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख लो, एक इम्पटी भी हो सकता है, एप्सिलॉन, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, ऐसे ही जाते रहेगा। जो प्लस है, प्लस इसका मतलब है 1 और मोर। जो प्लस है, प्लस इसमें 0 का कोई दर्शन नहीं है। जो प्लस है उसका मतलब है 1 या फिर 1 से ज्यादा, 1 या ज्यादा। जैसे ए प्लस लिख रहे हैं तो कम से कम 1 या फिर 1 से ज्यादा, फिर 1 से ज्यादा। और जो हमारे पास देखो स्टार था, मतलब एस्टेरिस्क, 0 और मोर, तो यहाँ एक 0 भी है। एप्सिलॉन को 0 बोलते हैं, 0, एक भी कैरेक्टर नहीं, 0। क्वेश्चन मार्क क्या मतलब है? 0 और 1। जो क्वेश्चन मार्क है, हालांकि यहाँ सिंबल नहीं है लेकिन मैंने आपको लिख दिया है, इसका मतलब है 0 और 1, या तो 0 कैरेक्टर रहेगा या फिर 1 रहेगा। डॉट मतलब क्या है? जो यहाँ डॉट है, डॉट मतलब क्या है? एनी सिंगल कैरेक्टर, कोई सा भी सिंगल कैरेक्टर। तो अभी जैसे आपको यहाँ पूछा है कि किसका मतलब है 0 और मोर रिपीटेशन, तो एग्जाम में ऐसा भी तो पूछ सकता है कि किसका मतलब है एनी सिंगल कैरेक्टर। पूछ सकता है कि एनी सिंगल कैरेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। क्या करना है? डॉट। आपको इसको याद रखना है। आपको पीपीटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, ताकि चीजें आसान बन जाए। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए है? तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर मैं लिखता हूं ए इंटू यहाँ बी प्लस सी लिखता हूं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए से बी में इंटू कर दो, ए बी प्लस का प्लस रहेगा, और फिर जो ए है इसको सी में इंटू कर दो, सी में, तो ए सी। हमने क्या किया? जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको बांट दिया। जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ए इंटू बी प्लस सी, हमने क्या किया है? हमने किया है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ये दो तरह का होता है। एक होता है लेफ्ट हैंडेड, जैसे आर पहले है, और एस इंटू एस प्लस टी, मतलब आर एस प्लस आर टी, बिल्कुल सही बात है। एक होता है आर प्लस एस और टी राइट हैंडेड, आर टी प्लस एस टी, दोनों सही है। तो इस केस से हमारा डी सही हो जाएगा। ए सही क्यों नहीं है? क्योंकि यार इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। इसमें देखो आर प्लस एस इंटू टी है, राइट। तो कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? ये तो ऐसे ही रहेगा, आर प्लस एस टी ऐसे ही रहेगा ना। ऐसे कैसे कर दिया है? ये हमारा गलत है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड दो ही प्रॉपर्टी होता है, एक लेफ्ट हैंडेड और एक राइट हैंडेड। तो ए बी मतलब हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लीन स्टार ऑपरेशन। बोला जो क्लीन स्टार ऑपरेशन है, क्लीन का जो स्टार ऑपरेशन है,
उसके बारे में सही कौन सा है, उसके बारे में सही कौन है। तो देखो एप्सिलॉन प्लस आर इंटू आर स्टार इक्वल टू आर स्टार, ये बिल्कुल सही बात है। आर स्टार का स्टार तो आर स्टार, हाँ आर का जो स्टार है फिर उसका स्टार करेंगे तो हमें आर स्टार ही मिलता है। और ए सिंबल इक्वल टू एप्सिलॉन, ये भी सही बात है, मतलब सारे के सारे हमारे सही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। ई प्लस आर स्टार इक्वल टू आर स्टार, ये ट्रू है, क्यों? क्लीन स्टार इंक्लूड्स एप्सिलॉन एंड ऑल रिपीटेशंस ऑफ आर, सो एडिंग एप्सिलॉन एंड आर स्टार गिव्स आर स्टार। इसको करना है याद, इसको याद करना है। आर स्टार का स्टार, इसका क्या मतलब है? अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं क्लीन के स्टार को ट्वाइस तो उसका आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब जो क्वेश्चन था वही हमारे पास मिल जाएगा। द क्लीन स्टार ऑफ द इम्प्टी सेट इज द सेट कंटेनिंग ओनली इम्प्टी स्ट्रिंग। अगर इम्प्टी सेट पर मैं क्लीन स्टार लगा रहा हूं तो एप्सिलॉन आएगा, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग। एप्सिलॉन का क्या मतलब है? एप्सिलॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहां देखो क्या होता है, जो हमारे पास क्लीन स्टार होता है उसका क्या मतलब है? क्लीन स्टार का डिनोट्स जीरो और मोर रिपीटेशंस, इंक्लूड्स एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन, अप्लाई टू सिंगल पैटर्न, बिल्ड्स इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेजेस और यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। जो क्लीन स्टार होता है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज होता है, वो एम्प्टी स्ट्रिंग को कंटेन करता है और वो सिंगल पैटर्न पे अप्लाइड होता है। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है। नेक्स्ट, और यार मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि हमने बीपीएससी टीआरई और बिहार स्टेट के लिए काफी भयंकर एक नोट्स बनाया है, जिसके हेल्प से सैकड़ों लोग अभी पढ़ रहे हैं और काफी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। आप जाके कमेंट सेक्शन हर एक वीडियो का देख सकते हैं, बहुत अच्छा से चीजें बनाई गई हैं और काफी लोगों की हेल्प की जा रही है, राइट। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका हैंड रिटन नोट्स मिलेगा टॉपिक वाइज। इसके अलावा आपको जो बीपीएससी टीआरई है और बिहार स्टेट है, जो बिहार स्टेट है उसके लिए काफी भयंकर उसका जो पीवाईक्यूज है काफी अच्छा से उसका सॉल्यूशन दिया गया बीपीएससी टीआरई और स्टेट का। इसके अलावा आपको 15 सेट्स दिया गया है जो स्ट्रिक्टली इस एग्जाम पे बेस्ड हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन कितना बेहतर तरीका से है। कोई भी ऑप्शन गलत है तो गलत क्यों है, कोई भी ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन है। अगर आप काफी ध्यान से आराम से चीजों को पढ़ लेते हैं तो यू आर गुड टू गो और आप काफी तगड़ा स्कोर करेंगे, इस बात की गारंटी है। पूरे को पूरे अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो फिर मजा आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी आप सिर्फ 99 पर इसको ले सकते हैं क्योंकि इसकी दाम कभी भी बढ़ सकती है, राइट। नेक्स्ट, जो क्लीन्स हैं, क्लीन का थ्योरम क्या बोलता है? जो क्लीन का थ्योरम है वो क्या बोलता है? तो देखो जो क्लीन का थ्योरम है वो क्या बोलता है? एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्ड टू फाइनाइट ऑटोमेटा, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पिछले में देखा है। एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, यस इसका उल्टा हो गया। एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्ड टू फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, दोनों एक ही है, मतलब सही है। रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्क्राइब एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ लैंग्वेज, ये दोनों तो एक ही पार्ट का है, राइट। मतलब जो ये दोनों लाइन बोल रहा है यही दोनों लाइन इसमें घुसा दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब समझो जो क्लीन का थ्योरम है वो क्या बोलता है? रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर ग्रामर्स एंड फाइनाइट ऑटोमेटा ऑल डिस्क्राइब द सेम लेवल ऑफ लैंग्वेजेस कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। क्लीन का जो थ्योरम है वो बोल रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस हो, रेगुलर ग्रामर्स हो या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा हो, वो सारे के सारे एक ही क्लास ऑफ लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसका नाम है रेगुलर लैंग्वेज। मतलब जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस है, रेगुलर ग्रामर्स है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, वो सारे के सारे रेगुलर लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, राइट। नेक्स्ट, क्लीन्स थ्योरम हेल्प्स इन, जो क्लीन का थ्योरम होता है वो क्या बोलता है? शोइंग इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉडल्स, क्या वो अलग अलग जो कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं उनमें डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉडल्स में इक्विवेलेंस दिखाता है। प्रूविंग नॉन रेगुलरिटी ऑफ सम लैंग्वेज, नॉन रेगुलरिटी नहीं, ये तो पंपिंग लेमा है, ये नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिंग मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा, नहीं। ये क्या करता है? जो क्लीन्स का थ्योरम है वो शो करता है कि जो डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं अलग अलग, उनमें क्या क्या इक्विवेलेंट हो सकता है, राइट। क्या क्या उनमें इक्विवेलेंट हो सकता है? जैसे आप पहले ही वीडियो में आप देख पाए हैं, पहले क्वेश्चन में ये बोलता है कि सारे के सारे सेम क्लास ऑफ लैंग्वेज हैं,
मतलब इसमें भी इक्विवेलेंसी ये दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा है क्या कि इक्विवेलेंट है, राइट। तो ये भी इसका काम है। ए नंबर पढ़ो। जो क्लीन का थ्योरम है स्पेसिफिकली डेमोन्स्ट्रेट द इक्विवेलेंस बिटवीन रेगुलर एक्सप्रेशंस फाइनाइट ऑटोमेटा। दीज आर द डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉडल्स दैट डिस्क्राइब द सेम सेट ऑफ लैंग्वेजेस, द रेगुलर लैंग्वेज। मैंने इसके पहले ही थ्योरी आपको इसका बता दिया है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, आर्डन्स थ्योरम इज यूज्ड प्राइमरली टू। जो आर्डन का थ्योरम है वो प्राइमरली किस काम में यूज होता है? कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए नहीं। सॉल्व रेगुलर एक्सप्रेशंस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपको इक्वेशन मिले एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब है ये आर्डन्स का थ्योरम है। अब आपको इसको याद करना है, देखो ध्यान से। जो आर्डन का थ्योरम है आपको याद रखना है कि इसका जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, आपको कर लेना है याद। मिनिमाइज ऑटोमेटा नहीं। प्रूव लैंग्वेज एज नॉन रेगुलर नहीं। जो लैंग्वेज है उसको नॉन रेगुलर प्रूव करते हैं, वो करते हैं पंपिंग लेमा से। पंपिंग लेमा से, इससे नहीं करते हैं। जो पंपिंग लेमा आएगा आगे वीडियो में उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ देखो, जो आर्डन का थ्योरम है वो क्या बोलता है, इज अ फंडामेंटल रिजल्ट इन ऑटोमेटा थ्योरी used to find solutions to equations involving regular expressions, especially in the form of x equal to ax plus b। तो जैसे ही ax plus b दिखे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई यार ये तो आर्डन का थ्योरम मुझे दिख रहा है। ये क्या है? आर्डन का थ्योरम है। एक क्या है? आर्डन का थ्योरम। वेयर x a b are regular expressions and x is the unknown to solve for। बोल रहा है कि जहां जो a x b वो सारे के सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस होंगे और x को सॉल्व करना होगा, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। और सारे के सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। द सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू a स्टार डॉट b। दिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल फॉर डिराइविंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम अ फाइनाइट ऑटोमेटा। इस थ्योरम का हम उपयोग कब करते हैं? जब हमें फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन को डिराइव करना हो, राइट। तो इसका आंसर हमें क्या हो जाएगा? बी। जैसे मैं आर्डन थ्योरम देखूंगा तो तुरंत मैं इस फॉर्मूला को याद कर लिया रहूंगा और इसको टिक मार दूंगा, राइट। नेक्स्ट, इसको आप और पढ़ लो। दैट्स डन यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन नॉट आर्डन थ्योरम। मिनिमाइजेशन यूजेज स्टेट इक्विवेलेंस, मतलब जो ए नंबर है ए, कन्वर्ट टू एनएफए टू डीएफए। अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को अगर मैं डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कैसे होगा? ये हमारा होगा सबसेट कंस्ट्रक्शन से। एक सबसेट कंस्ट्रक्शन से होगा, आर्डन थ्योरम से नहीं होगा। सी नंबर क्या होगा? देखो, मिनिमाइज फाइनाइट ऑटोमेटा। वो कैसे मिनिमाइज होगा? वो हमारा होगा यूजेज स्टेट इक्विवेलेंस। स्टेट इक्विवेलेंस से होगा नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वेशंस। प्रूफ लैंग्वेज आर नॉन रेगुलर। इसको मैं क्या बताया हूँ? पंपिंग लेमा। मैं क्या बताया हूँ कि पंपिंग लेमा से होगा। डैश टिपिकली डन यूजिंग पंपिंग लेमा नॉट आर्डन थ्योरम। तो जो लैंग्वेज को प्रूव करना है कि नॉन रेगुलर है तो उसके लिए हम लोग पंपिंग लेमा का यूज करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राइट। नेक्स्ट, द पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज इज यूज्ड टू। देखो इसका क्वेश्चन आ गया। पंपिंग लेमा का हम लोग उपयोग क्या करते हैं? पंपिंग लेमा का हम लोग उपयोग करते हैं प्रूव करने के लिए जो लैंग्वेज है हमारे नॉट रेगुलर है, मतलब रेगुलर नहीं। पंपिंग लेमा एक ऐसा थ्योरम है जिसके हेल्प से हम प्रूव करते हैं कि लैंग्वेज हमारा रेगुलर नहीं है ये प्रूव करते हैं। प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। प्रूव करना है कि लैंग्वेज हमारा रेगुलर नहीं है। क्या प्रूव करना है? कि लैंग्वेज हमारा रेगुलर नहीं है, राइट। ये इसका डायरेक्ट थ्योरम है। ये क्या है? इसका डायरेक्ट थ्योरम। अब देखो इसको, द पंपिंग लेमा इज अ टूल यूज्ड टू शो द सर्टेन लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर। पंपिंग लेमा एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से ये पता चलता है, ये हमें दिखता है कि कुछ लैंग्वेजेज हैं वो रेगुलर नहीं है। हम इसी को प्रूव करते हैं कि ये जो लैंग्वेज है रेगुलर नहीं है, राइट। पंपिंग लेमा काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब इसका समझो, जैसे ए है प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज रेगुलर। प्रूव करो कि लैंग्वेज रेगुलर है। तो पंपिंग लेमा का एक काम नहीं है। एक किसका काम है? पंपिंग लेमा कैन नॉट कन्फर्म रेगुलरिटी, ओनली हेल्प डिसप्रूव इट। ये पंपिंग लेमा का काम नहीं है। ये पंपिंग लेमा का काम है कि रेगुलर नहीं है, वो इसका काम है। कंस्ट्रक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा दैट्स डन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस और स्टेट डायग्राम। जो फाइनाइट ऑटोमेटा हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो हमारा होता है रेगुलर एक्सप्रेशन से।
रेगुलर एक्सप्रेशन से, राइट। मिनिमाइज डीएफए, डीएफए को मिनिमाइज करना है तो क्या होगा, डीएफए मिनिमाइजेशन यूजेस स्टेट इक्विवेलेंस, वो स्टेट इक्विवेलेंस की हेल्प से होता है, स्टेट इक्विवेलेंस, ना कि पंपिंग लेमा से। पंपिंग लेमा से वो नहीं होता। पंपिंग लेमा से क्या होता है, पंपिंग लेमा से ये होता है कि जो हमारा लैंग्वेज रेगुलर नहीं है उसको प्रूव करो, प्रूव करो कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं नॉट रेगुलर, राइट। नेक्स्ट, अब देखो एक काफी इंपॉर्टेंट मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, चॉम्स्की, चॉम्स्की, चॉम्स्की हायरार्की। ये क्या होता है कि एक नोम चॉम्स्की नाम का वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, जिसने 1956 ईस्वी में 4 लेवल्स दिए, 0, 1, 2, 3। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टाइप 0 है रिकर्सिव इनहेरेबल लैंग्वेज है, टाइप 2 है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स है, और टाइप 3 है ट्यूरिंग मशीन है, और जो टाइप 3 है मोस्ट पावरफुल क्लासिस्ट इंक्लूड्स और कंप्यूटेशनल लैंग्वेज ए है। तो इसका एग्जांपल समझ लो, इसका क्या एग्जांपल समझो। जो टाइप 0 है, टाइप 0 ए है रिकर्सिवली इनहेरेबल लैंग्वेज, मतलब रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। जो टाइप 1 है ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। जो टाइप 2 है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और जो टाइप 3 वो है रेगुलर लैंग्वेज। और हर एक के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जब आप 1 से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएं और आपको मजा आ जाए। जो चॉम्स्की हायरार्की होता है उसमें 4 लेवल्स होते हैं, 4 टाइप होते हैं, 0, 1, 2, 3। जो 0 होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि जो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है वो किस टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 0। जो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है वो किस टाइप का है, रेगुलर लैंग्वेज किस टाइप का है। तो आपको चारों के चारों का लेवल आपको याद रखना है, क्योंकि लेवल याद रखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है। विच स्टेटमेंट अबाउट द पंपिंग लेमा इज ट्रू, पंपिंग लेमा का कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट प्रोवाइड्स अ सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर रेगुलरिटी, क्या यह रेगुलरिटी के लिए काफी सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है। देखो इसके लिए थोड़ी करता है, ये करता है नॉन रेगुलरिटी के लिए। जो पंपिंग लेमा है वो नॉट रेगुलर को दिखाता है ना भाई, तो रेगुलरिटी कहां से आ जाएगा, ये नहीं। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी कंडीशन फॉर रेगुलरिटी, क्या यह नेसेसरी कंडीशन दिखाता है रेगुलरिटी के लिए। इट कैन बी यूज्ड टू प्रूव अ लैंग्वेज इज रेगुलर, क्या यह प्रूव करता है कि लैंग्वेज रेगुलर है, नहीं, ये प्रूव करता है कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, तो इसको काट दो। इट अप्लाइज ओनली टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, क्या ये केवल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में अप्लाई होता है, नहीं। देखो इट प्रोवाइड्स अ नेसेसरी कंडीशन फॉर रेगुलरिटी, ये क्या करता है, नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है रेगुलरिटी के लिए। ये क्या दिखाता है कि ये प्रूव करता है कि जो हमारे पास लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर है। जब प्रूव कर देगा नॉन रेगुलर है तो पता चल जाएगा कौन सा रेगुलर है, राइट। इट प्रोवाइड्स अ सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर रेगुलर, नहीं, इट्स ओनली नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट नहीं है। इट कैन बी यूज्ड टू प्रूव अ लैंग्वेज इज रेगुलर, नहीं, ये प्रूव करता है कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, इसका उल्टा है ये। इट अप्लाइज ओनली टू कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ऐसा कुछ बात नहीं है। दिस वर्जन अप्लाई टू रेगुलर लैंग्वेज भी, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हैव देयर ओन पंपिंग लेमा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है रेगुलरिटी के लिए। देखो अब बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि जो रेगुलरिटी कहने का यहाँ मतलब है, वो कहने का मतलब है कि नॉन रेगुलर और रेगुलर। अगर रेगुलरिटी के लिए कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ऐसा समझो, मैं कैसे समझाऊं, जैसे मानो ए है, बी है, हमें पता है कि ए और बी दोनों में से एक आदमी कोई चोर है, मतलब एक कोई चोर है, एक, हमें इतना कंफर्म है कि एक कोई चोर है। और हमें पता चल गया, कैसे भी हमने चेक कर लिया कि जो ए है वो चोर नहीं है, जो ए है वो चोर नहीं है, हमें पता चल गया है कि जो ए है वो चोर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि बी चोर है, इसका मतलब यही नहीं कि बी चोर है। हमें पता चल गया कि रेगुलर क्या है, अगर हमें पता चल गया कि रेगुलर क्या है तो ए भी पता चल जाएगा कि नॉन रेगुलर क्या है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ पंपिंग लेमा, पंपिंग लेमा का लिमिटेशन कौन है। लिमिटेशन मतलब कौन इसके कैपेसिटी से बाहर की चीज है, लिमिटेशन। इट कैनॉट प्रूव अ रेगुलर, इट कैनॉट प्रूव अ लैंग्वेज इरेगुलर, बिल्कुल सही बात है। यह प्रूव नहीं कर सकता है कि लैंग्वेज रेगुलर, इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यार जो पंपिंग लेमा है वो इस बात को तो प्रूव कर सकता है कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, लेकिन इस बात को प्रूव नहीं कर सकता है कि लैंग्वेज रेगुलर है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसका लिमिटेशन है। इट इज ओनली अ नेसेसरी कंडीशन फॉर रेगुलरिटी नॉट सफिशिएंट, क्या यह केवल यही एक कंडीशन है रेगुलरिटी के लिए जो सफिशिएंट नहीं है,
बिल्कुल सही बात है, सफिशिएंट नहीं है। इट कैन समटाइम्स फेल टू प्रूव नॉन रेगुलरिटी ऑफ सेम लैंग्वेज। देखो ये प्रूव करता है कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, लेकिन कभी कभी ये फेल भी हो जाता है, इसका लिमिटेशन है, राइट। हर एक बार ये प्रूफ नहीं कर देगा, तो ये भी हमारा क्या है, सही। मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका लिमिटेशन है, इस बात को आपको याद करना। विच ऑपरेशन इज नॉट क्लोज अंडर रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज के अंदर कौन से लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, कौन से ऑपरेशन। क्लीन स्टार है, हाँ है। यूनियन है, हाँ है। कंप्लीमेंट है, हाँ है। इंटरसेक्शन विथ कॉन्टेक्स्ट फ्री। देखो जब रेगुलर लैंग्वेज हमारे पास है, रेगुलर लैंग्वेज, तो इंटरसेक्शन विथ रेगुलर होगा, रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगा, इस केस में मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री को काट दूंगा। तो बोला कौन सा क्लोज नहीं है, तो बी नहीं है, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ए नहीं है। क्लीन स्टार होता है, यूनियन होता है, कंप्लीमेंट होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस फिलहाल इसमें इतना ही लिखा है, तो देखो क्या होता है, क्लीन स्टार होता है, यूनियन होता है, कंप्लीमेंट होता है, ये सारे इसमें ऑपरेशन होते हैं। जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ए भी होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से नहीं। इंटरसेक्शन होता है तो रेगुलर लैंग्वेज से ही, जिस टाइप का लैंग्वेज है रेगुलर, तो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो रेगुलर के साथ ही होगा, राइट। नेक्स्ट, विच एल्गोरिदम इज कॉमनली यूज्ड टू चेक इक्विवेलेंस ऑफ टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। बोला कौन सा एल्गोरिदम है जिसके हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि दो जो हमारा डीएफए है उसको चेक करने के लिए इक्विवेलेंट है कि नहीं। सबसेट कंस्ट्रक्शन, पार्टीशन रिफाइनमेंट, स्टेट एलिमिनेशन, थॉमसन कंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारा होता है हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिदम, मतलब पार्टीशन रिफाइनमेंट। पार्टीशन रिफाइनमेंट क्या होता है, जो इक्विवेलेंसी को चेक करता है। पढ़ो यहाँ, हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिदम इज अ पार्टीशन रिफाइनमेंट मेथड्स यूज्ड टू मिनिमाइज डीएफए, जो डीएफए को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है सर। वंस मिनिमाइज्ड यू कैन कंपेयर द टू डीएफए फॉर इक्विवेलेंट बाय चेकिंग इफ देयर मिनिमम फॉर्म्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। देखो अब क्या समझो, सबसेट कंस्ट्रक्शंस एक गलत क्यों है, एक गलत इसलिए है कि यूज टू कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए, ये एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जो स्टेट एलिमिनेशन ये क्या करता है जी, ये करता है यूज टू कन्वर्ट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो ऑटोमेटा होता है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है। और जो थॉमसन कंस्ट्रक्शन है वो क्या करता है, यूज टू बिल्ड एनएफए फ्रॉम अ रेगुलर एक्सप्रेशन, वो एनएफए को बनाता है रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ मूरे मशीन फ्रॉम अ मिली मशीन। अगर मैं टीओसी की बात करूं तो ये जो दोनों भाई हैं, मूरे मशीन और मिली मशीन, एक काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जो ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगर मैं ट्यूरिंग मशीन के बाद किसी का बात करूं तो वो है मूरे मशीन और मिली मशीन। ये मशीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम्स में इससे एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है। और इस सारे मशीन, दोनों मशीन के बारे में मैं काफी ज्यादा आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आपको याद करा दूंगा बहुत सारी चीजें, तो आप वीडियो को में अंत तक देखते रहो यार। और अभी तक अगर कंटेंट पसंद आना शुरू हो गया हो तो चैनल को अभी कभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर से कंटिन्यू कीजिए। तो क्या है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस मूरे मशीन फ्रॉम अ मिली मशीन। मूरे मशीन से मिली मशीन में क्या अंतर है। आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन करेंट स्टेट इन मूरे मशीन। जो मूरे मशीन होता है उसमें जो आउटपुट होता है वो सिर्फ स्टेट पे निर्भर करता है, स्टेट पे निर्भर करता है। जो आउटपुट डिपेंड्स ऑन करेंट स्टेट एंड इनपुट इन मिली मशीन, क्या जो मिली मशीन होता है उसमें जो आउटपुट होता है वो करेंट स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। जो मूरे मशीन होता है उसमें केवल स्टेट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। जो मूरे मशीन होता है, मूरे मशीन, उसमें क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो करंट स्टेट पे निर्भर करता है। और जो मिली मशीन होता है उसमें करंट स्टेट के साथ साथ इनपुट पे भी निर्भर करता है। मूरे मशीन आउटपुट्स आर एसोसिएटेड विद स्टेट्स, मिली मशीन आउटपुट एसोसिएटेड विद ट्रांजिशंस। सही बात है, मतलब सारे के सारे सही हैं। अब मैं इन दोनों को अच्छे से समझाता हूं, इनका कुछ पीपीटी दिखाता हूं ताकि आपको चीजें और भी ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो देखो हमारे पास फीचर दिया गया है, मूरे मशीन दिया गया है और मिली मशीन दिया गया है, ठीक है, सब समझ गया। आउटपुट डिपेंड्स ऑन, जो मूरे मशीन होता है इसका आउटपुट डिपेंड करता है करंट स्टेट पे, और मिली मशीन का करंट स्टेट प्लस करंट इनपुट पे। आउटपुट शो होता है इसका सर्कल में, इसका आउटपुट शो होता है ट्रांजिशंस में, एरो में। व्हेन आउटपुट चेंजेस, जब आउटपुट चेंज होता है तो मूरे मशीन क्या करता है, ओनली ऑन स्टेट चेंजेस।
आउटपुट तभी चेंज होगा जब स्टेट चेंज होगा। इसमें कैन एनी टाइम इनपुट चेंजेस, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स स्लाइटली स्लोअर, वेट फॉर स्टेट चेंज फास्टर होता है। डिजाइन डायग्राम क्या होता है आप सबको पढ़ लो, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा ही, ऐसे बन जाएगा कि जो आउटपुट होता है मूरे मशीन में कैसे शो होता है, ऐसे बन जाएगा कि जो आउटपुट होता है मूरे मशीन में वो किस पे डिपेंड रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्या बनेगा कि जो मिली मशीन होता है उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप याद किए रहेंगे, आप पढ़े रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर उसमें करंट स्टेट और करंट इनपुट दोनों पे करता है, और जो मूरे मशीन होता है उस पर सिर्फ स्टेट पे करता है। अगर आप ये सारा चीज नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर एग्जाम में आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे इसका आंसर करना है। नेक्स्ट, इन अ मिली मशीन आउटपुट इज, मूरे में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया मूरे में क्या होता है, सिर्फ स्टेट पे करता है, स्टेट्स पे। मिली में क्या करता है, स्टेट और इनपुट। जो मिली है आफ्टर रीडिंग द इनपुट सिंबल्स एंड ट्रांजिशनिंग, ओनली एट द एंड ऑफ द इनपुट, नहीं। ओनली व्हेन एंटरिंग अ फाइनल स्टेट, क्या केवल फाइनल स्टेट में जाते हैं तभी करते हैं, नहीं। बिफोर रीडिंग, नहीं। ये क्या करते हैं, आफ्टर रीडिंग द इनपुट सिंबल्स एंड ट्रांजिशनिंग। मूरे में आपको ट्रांजिशनिंग मैंने बताया था, मिली में, तो ट्रांजिशनिंग इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांजिशनिंग क्या होता है, मिली में। इन मिली मशीन द आउटपुट इज एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन नॉट स्टेट्स। This means the machine reads an input symbols transition to the next states and generates output immediately based on the transitions. Right? Next. Which of the following about Mealy and Murray machines is correct? They are equivalent in computational power. Mealy machines are strictly more powerful than Murray machine. Murray machines can produce output on transitions. Mealy machines cannot be converted to Murray machine. देखो जो मिली मशीन होता है, मिली मशीन, उसको मूरे मशीन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ लिखा नहीं कर सकते हैं, ये बात गलत है। मूरे मशीन कैन प्रोड्यूस आउटपुट ऑन ट्रांजिशंस, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिली मशीन करता है। जो मिली मशीन करता है वो ट्रांजिशन करता है, जो मूरे मशीन होता है वो तो सिर्फ स्टेट में करता है। हमारा गलत हो जाएगा। मिली मशीन आर स्ट्रिक्टली मोर पावरफुल, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, गलत बात है। दोनों जो मशीन होते हैं भले उनका आउटपुट देने का तरीका, उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो उनके पावर हैं, जो उनके कंप्यूटेशनल पावर हैं कि कैसे एल्गोरिदम के यूज करके ये चीजों को कंप्यूट करते हैं, वो दोनों में बराबर होता है। उसमें कोई सा भी अंतर, थोड़ा सा भी अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। तो ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, क्या लिखा है। मिली एंड मूरे मशीन आर बोथ टाइप्स ऑफ फाइनाइट मशीन्स विद आउटपुट, ठीक है। While they differ in how and when they produce output, मिली आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट और इनपुट, मैंने आपको बताया है। मूरे में क्या होता है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट्स इनटू टाइड टू स्टेट्स। Despite the differences, they are equivalent in computational power. Yes, and many machines can be converted to mooring machine और vice versa. जो मूरे मशीन है उसको मिली मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मिली मशीन है उसको मूरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन सबको इसको कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस केस में सही हो जाएगा। Why might one prefer a melee machine over a Moore machine in design? मेली मशीन को लोग प्रीफर क्यों करते हैं मूरे मशीन, क्योंकि यार ये हमारा सिर्फ स्टेट पे काम करता है, स्टेट्स पे। ये हमारा आउटपुट किस पे काम करता है, स्टेट और ट्रांजिशन दोनों पे। मिली मशीन जनरली है फ्यूअर स्टेट्स, जो मिली मशीन होता है उसके फ्यूअर स्टेट्स होते हैं। अच्छा, मूरे मशीन आर सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, जो मूरे मशीन होता है वो क्या होता है, सिंपलर होता है इम्प्लीमेंट करने में। मिली मशीन से डिलेड नहीं होता। मूरे मशीन से लेस मेमोरी, ऐसा कुछ नहीं है। मूरे मशीन से सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, नहीं, सिंपलर नहीं है। जो मिली मशीन होता है वो उसके पास फ्यूअर स्टेट्स होते हैं, राइट। जो मूरे मशीन होता है उसके पास केवल स्टेट्स ही होते हैं, तो ज्यादा स्टेट्स होते हैं। लेकिन जो मिली मशीन होता है उसमें क्या होता है, फ्यूअर स्टेट्स होते हैं। इन मिली मशीन द आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ करंट स्टेट एंड इनपुट, मिली में। और जो मूरे है उसमें क्या करता है, सिर्फ स्टेट में, सिर्फ स्टेट्स। दिस अलाउ अ सिंगल स्टेट टू प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द इनपुट सिंबल, देयरफॉर फ्यूअर टोटल स्टेट्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, आप इसको पढ़ सकते हो। विच मशीन टिपिकली प्रोड्यूस फास्टर आउटपुट्स इन रिस्पॉन्स टू इनपुट। इनपुट्स अगर हम दे रहे हैं तो फास्टर आउटपुट कौन देगा, राइट, कौन देगा। क्या मूरे मशीन दे देगा, नहीं, ये तो ट्रांजिशन पे, ये तो उस पर काम करता है, स्टेट पे, ये कहाँ से देगा। क्या मिली मशीन दे देगा, बिल्कुल सही बात है, मिली मशीन दे देगा। बोथ ऑफ आइडेंटिकल आउटपुट डिवाइस, नहीं। डिपेंड्स ऑन द इनपुट, नहीं। ये क्या हो जाएगा, मिली मशीन हमारा आउटपुट फास्टर दे देगा। मिली मशीन कैन प्रोड्यूस आउटपुट इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग एन इनपुट सिंबल सिंस आउटपुट इज
ट्राई टू बी ट्रांजिशन। बोल रहा है कि जो मिलिंग मशीन है वो आउटपुट को इमीडिएटली प्रोड्यूस कर देता है इनपुट को रीड करते करते। जैसे मानो इनपुट को रीड किया और तुरंत आउटपुट दे दिया, सिंस आउटपुट इज टाइप टू ट्रांजिशंस। मूरे मशीन ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस आउटपुट ओनली आफ्टर एंटरिंग द स्टेट में एंटर करने के बाद, विच कैन इंट्रोड्यूस वन स्टेप डिले, जिससे एक स्टेप इसका डिले हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉमन एप्लीकेशंस क्या है? लेक्सिकल एनालिसिस एंड कंपाइलर, सही बात है। पार्सिंग कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये भी हमारा सही बात है। ये भी हमारा क्या है? सही बात। ये भी हमारा क्या है? सही बात। सॉल्विंग एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स, क्या जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करता है? नहीं। क्या डेटाबेस इंडेक्सिंग करता है? नहीं। लेक्सिकल एनालिसिस, कंपाइलर, जो कंपाइलर्स होता है उसका लेक्सिकल एनालिसिस करता है। ये तो मुझे सही लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पेज में ही पढ़ाया है। देखो फर्स्ट पेज अगर आप पढ़े हैं, फर्स्ट पेज के बाद मैंने एक थ्योरी लिखा था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो लेक्सिकल एनालिसिस में यूज होता है, लेकिन ये पार्सिंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में यूज नहीं होता है। राइट, इसमें नहीं होता, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ प्रोग्राम्स कोड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड टोकन्स, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स और लिटर्स। बोल रहा है कि जो कंपाइलर्स है उसके द्वारा लेक्सिकल जो एनालिसिस होती है, मतलब जैसे हम कोई सी प्रोग्राम लिख दिए, मान लो अगर हमने सी प्रोग्राम लिखा है तो जो प्रोग्राम होगा उसको जो कंपाइलर होगा वो चंक बाय चंक पार्ट में बांटता है। भले एक बार में सारे सोर्स कोड को वो कंपाइल करता है, राइट, लेकिन एक चंक बाय चंक, एक छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट के कि कितने कीवर्ड्स हैं, कितने आइडेंटिफायर्स हैं, ऑपरेटर्स कितने हैं, ऑपरेंड्स कितने हैं, इन सबको अलग अलग पीस में बांटता है, फिर उस पर एनालिसिस का काम करता है। तो जो लेक्सिकल एनालिसिस है उसको बोलते हैं बड़े कंपोनेंट्स को छोटा में तोड़ के एनालिसिस करना, राइट। पार्सिंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं, इसको पुश डाउन ऑटोमेटा चाहिए, इसको हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं चाहिए। जो पार्सिंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है इसमें चाहिए पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए। और जो एनपी हार्ड होता है उसमें क्या होता है? एक फाइनाइट ऑटोमेटा की औकात से बाहर का चाहिए, इससे नहीं होगा, इसको काट दो। डेटाबेस इंडेक्सिंग क्या होता है? रैंडम एक्सेस करने के लिए, जैसे डेटा बी ट्री हो गया, ऑटोमेटा हो गया, इस सब चीज को करने के लिए। फाइनाइट ऑटोमेटा आर नॉट सुटेबल फॉर, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो सुटेबल नहीं है किसके लिए? रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेज, मॉडलिंग हार्डवेयर सर्किट्स, रिकॉग्नाइजिंग कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, पैटर्न मैचिंग इन टेक्स्ट प्रोसेसिंग। क्या पैटर्न मैचिंग टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए हमारा फाइनाइट सही है? नॉट सुटेबल, ये तो हमारा सही है। कंटेक्स्ट फ्री के लिए हमारा सही नहीं है। मॉडलिंग इसके लिए सही है, रिकॉग्नाइजिंग रेगुलर के लिए सही है। तो किसके लिए सही नहीं है? हमारा सी जो है इसके लिए हमारा सही नहीं है। एग्जाम्पल समझो, जो रिकॉग्नाइजिंग रेगुलर लैंग्वेज है वो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का काम है, फाइनाइट ऑटोमेटा का काम है, ये उसका काम ही है। तो यहाँ नॉट बोला है तो इसलिए हमारा आंसर एक गलत हो जाएगा। जो मॉडलिंग है फाइनाइट ऑटोमेटा इसको भी कर सकता है मॉडलिंग को, ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ नॉट लिखा है तो हमारा गलत हो जाएगा। पैटर्न मैचिंग तो इसका काम है ही है, तो इसमें ये हमारा सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ नॉट लिखा है तो क्या हो जाएगा? गलत। रिकॉग्नाइजिंग कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली इन। फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही फाइनाइट आएगा तो आपको छोटे छोटे भाग में बांटना है, यानी लेक्सिकल एनालाइजर में काम आ रहा है और हार्डवेयर सर्किट में काम आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर? CFG। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का क्या मतलब है? ए ग्रामर वेयर एवरी प्रोडक्शन रूल्स हैज अ सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट साइड, ए ग्रामर वेयर एवरी प्रोडक्शन हैज टर्मिनल्स ओनली, ए ग्रामर दैट जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेजेस ओनली, ए ग्रामर विथ कंटेक्स्ट सेंसिटिव रूल्स। ऐसा ग्रामर जिसका कंटेक्स्ट सेंसिटिव का रूल्स हो। तो इसको बोलेंगे नहीं, ये तो हमारा नहीं होगा। कि ऐसा ग्रामर जो रेगुलर लैंग्वेज केवल करता हो, केवल रेगुलर करता हो, नहीं। ए ग्रामर वेयर एवरी प्रोडक्शन साइड टर्मिनल्स ओनली, केवल टर्मिनल्स नहीं, केवल। देखो केवल मतलब कहा रहा है कि सिर्फ यही होना चाहिए, मतलब निगेटिव पॉइंट है ये। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि उसमें पॉजिटिव पॉइंट देखना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये निगेटिव मुझे दिख रहा है कि केवल और केवल रेगुलर लैंग्वेज को ही जनरेट करेगा, ऐसा बात नहीं है, काटो इसको।
बोला केवल प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन है सब में टर्मिनल्स केवल टर्मिनल्स ही होगा, नहीं ये हमारा गलत है। ये हमारा क्या है गलत। ए ग्रामर वेयर एवरी प्रोडक्शन रूल्स हैज अ सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट साइड इसमें सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, ये हमारा आंसर हमें देखने को मिल रहा है। इसका एग्जांपल देखो, ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज डिफाइंड सच दैट एवरी प्रोडक्शन रूल हैज वन नॉन टर्मिनल सिंबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सही बात है। द राइट हैंड साइड कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स वेयर, अगर ए टेंड्स टू, मैं अल्फा कर रहा हूँ, वेयर ए इज अ सिंगल नॉन टर्मिनल एंड अल्फा इज ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स, दोनों का हो सकता है। नेक्स्ट, और तब तक आप इसको पढ़ो, मैं तब तक जल ग्रहण कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ पानी। What is the purpose of derivation tree, मतलब पार्स ट्री इन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसमें डेरिवेशन ट्री का क्या फंक्शन है। टू रिप्रेजेंट द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डिराइव्ड स्ट्रिंग, टू शो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, सारे के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग को शो नहीं कर सकते हैं डेरिवेशन में। टू फाइंड द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग, नहीं। टू कन्वर्ट सीएफजी इनटू रेगुलर ग्रामर, नहीं। एक क्या होगा, टू रिप्रेजेंट द हायरार्किकल, देखो जैसे यहाँ ट्री का बात आएगा, ट्री क्या है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, क्या है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, राइट, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ए डेरिवेशन ट्री और पार्स ट्री इन अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या है, shows how a string is generated step by step from the start symbol, represent the hierarchical structure or syntax of the string, helps visualize which rules were applied in an what order। इसको आपको याद करना है। और यार मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सच में पढ़ ही रहे हैं और आपके पास अभी एक सप्ताह का टाइम भी है और अभी तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगी और आप काफ़ी अच्छा से एक्सेल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक एक क्वेश्चंस लगाएं और इस एग्जाम्स की बेंड बजाएं, क्योंकि जैसे एग्जाम क्लियर होगा, जैसे हमारा स्टेट सबका क्लियर होगा, वैसे ही हम लोग बीपीएससी के लिए बैच बनाएंगे और एकदम दिन रात उसमें पढ़ेंगे। उसमें हमारा काम सिर्फ पढ़ना रहेगा, कैसे भी 2 महीने तक दिन रात पढ़ना है और एग्जाम को क्रैक करना है, जॉब लेना है, फिर मीटअप करना है सबके साथ, समझे। तो क्या करना, बीपीएससी के लिए जान लगा देनी है, जान, एकदम जान लगा देना है। जितना हो सकता है उतना हम लोग पढ़ेंगे और सबका एग्जाम निकालना है, जितना लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं सबका। व्हाट डज इट मीन इफ अ ग्रामर इज एम्बिगियस, क्या मतलब है अगर कोई ग्रामर एम्बिगियस है, उसका मतलब क्या है। देयर इज मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ सम स्ट्रिंग, देयर इज मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ द सम स्ट्रिंग, देयर इज मोर देन वन डिस्टिंक्ट पास्ट ट्री फॉर सम स्ट्रिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मुझे सी दिख रहा है, इसका आंसर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे इसका आंसर सी दिख रहा है। देयर इज मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर सम ट्री। देखो एम्बिगियस मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन इफ अ ग्रामर इज एम्बिगियस, मतलब इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, दिक्कत कब आएंगी। देयर इज मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर द सम स्ट्रिंग, कुछ स्ट्रिंग्स के लिए एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आ रहा है तो दिक्कत हो सकता है। देखो जैसे मानो कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसके लेफ्ट में ज्यादा आ रहा है, एक से ज्यादा, और इधर कुछ भी नहीं आ रहा तो दिक्कत हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर वहीं राइट मोस्ट में हो रहा है कुछ स्ट्रिंग के लिए, फिर भी दिक्कत हो सकता है। देयर इज मोर देन वन डिस्टिंक्ट पास्ट ट्री फॉर सम स्ट्रिंग, और कुछ स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा डिस्टिंक्ट पास्ट ट्री हो रहा है तो भी दिक्कत हो सकता है। आंसर मुझे सी लग रहा था, लेकिन अभी मैं जब ध्यान से देखा हूं तो मुझे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, दोनों में मुझे एरर दिख रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है, जैसे इसका डेफिनेशन है। तो इस केस में आप डी को मारोगे और इसमें सारे के सारे में आपको कुछ ना कुछ फ्लॉज दिख रहा है, मतलब सारे के सारे में कुछ ना कुछ दिक्कत है, राइट। Which method is commonly used to remove ambiguity from a context-free grammar? Introducing new non-terminals and rewriting productions, eliminating useless symbols only। अगर केवल मैं useless symbols को निकाल दूंगा तो क्या ambiguity भाग जाएगा, नहीं, उसमें और काफी सारी चीजें हैं। Removing all terminals, सारे के सारे terminals निकाल दूंगा, भगाओ, ऐसे थोड़ी होगा। Adding epsilon productions, नहीं, इसमें होगा introducing new non-terminals, को इंट्रोड्यूस करो, एंड रीराइटिंग प्रोडक्शन,
और इसको रीराइट करो। ये हमारा सटीक में आंसर दिख रहा है। इसके बाद में आप पढ़ सकते हो यूनिट प्रोडक्शंस आर ऑफ द फॉर्म। जो यूनिट प्रोडक्शन है वो किस फॉर्म में है? जो यूनिट प्रोडक्शन है वो किस फॉर्म में है? क्या ए टेंड्स टू बी वेयर ए एंड बी आर नॉन टर्मिनल्स? ओके, ए एंड बी वेयर ए इज टर्मिनल। जो ए टर्मिनल है, ए टर्मिनल है, ए टेंड्स टू एप्सिलॉन, ए तो नहीं हो सकता यूनिट प्रोडक्शन। ए टेंड्स टू बी सी, ए भी नहीं है। इसको समझो पहले। ए यूनिट प्रोडक्शन इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज अ रूल। जो यूनिट प्रोडक्शन है, यूनिट प्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में एक ऐसा रूल है, क्या बोलता है सर? द लेफ्ट हैंड साइड इज ए सिंगल नॉन टर्मिनल। जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो सिंगल नॉन टर्मिनल होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट होगा वो सिंगल होगा, नॉन टर्मिनल वाला। द राइट हैंड साइड इज एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल। और राइट हैंड साइड में भी एग्जैक्टली वन ही होगा। एक एलिमेंट राइट साइड में भी होगा, वो भी क्या होगा? नॉन टर्मिनल। तो यहां बोल रहा है कि जो राइट साइड में एलिमेंट है वेयर ए इज टर्मिनल, टर्मिनल हो जाएगा? नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यार इसका डेफिनेशन साफ साफ बोल रहा है कि जो राइट हैंड साइड वाला है वो भी हमारा नॉन टर्मिनल होगा। लेकिन यहाँ तो टर्मिनल दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत। और ए टेंड्स टू एप्सिलॉन नहीं हो सकता है, एप्सिलॉन, ये हमारा गलत है। इसमें दो एलिमेंट नहीं हो सकता, ये हमारा गलत है। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बच रहा है, ए नंबर, ए टेंड्स टू बी where A and B are non-terminals, right? What is a key advantage of GNF? जो GNF है उसका की एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि what is the full form of GNF, right? It facilitates the construction of a top-down parser. It is simpler to understand the CNF. It always produces shorter derivations than CNF. It removes ambiguity automatically. क्या एम्बिग्यूटी को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है? ऐसा कुछ नहीं है। ए क्या करता है? देखो, इट फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टॉप डाउन पार्सर। ये हमारा काम करता है। अब ये जानना है कि जो जीएनएफ होता है, जीएनएफ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रीबेज नॉर्मल फ्लो इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वेयर एवरी प्रोडक्शन रूल इज ऑफ द फॉर्म ए टेंड्स टू ए अल्फा, ए अल्फा, वेयर ए जो हमारा छोटा सा ए है इज अ टर्मिनल एंड ए अल्फा इज पॉसिबली इम्प्टी। ए अल्फा हमारा पॉसिबली इम्प्टी होता है, स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल्स। दिस स्ट्रक्चर इज आइडियल फॉर टॉप डाउन पार्सिंग, especially when recursive destined parsers, because the parser can immediately decide which rule to apply based on the next input. It avoids left recursion, which is problematic for top down parsers. तो इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट याद कर लो, फुल फॉर्म, और इसका आंसर इसका याद कर लो, ए। Which operations is not closed in CFLs, context free language? कौन से ऑपरेशंस हमारे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में नहीं है? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में कौन नहीं? यूनियन है, कॉन्केटिनेशन है, क्लीन स्टार है, इसमें इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन इसमें नहीं है। तो बोला कौन सा नहीं है? इंटरसेक्शन नहीं है। और भी कौन कौन से लैंग्वेज है उसको याद करो। यूनियन है, कॉन्केटिनेशन है, क्लीन स्टार है, रिवर्सल है, सब्स्टिट्यूशन है, होमोमॉर्फिज्म है, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है। ये सारे के सारे नाम याद रखना है आपको। देखो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे अभी पूछ दिया है कि कौन सा अवेलेबल नहीं है, तो आपको पता है कॉन्केटिनेशन अवेलेबल नहीं है। ऐसा पूछ देगा कि इसमें से कौन सा अवेलेबल नहीं है, मानो सब्स्टिट्यूशन है, या फिर कौन सा अवेलेबल है, तो 4 ऑप्शन दे देगा जो नहीं है, और एक दे देगा सब्स्टिट्यूशन है, एक दे देगा होमोमॉर्फिज्म है, राइट। तो आपको इन सब जितने भी मैं ऑप्शंस दे रहा हूं उन सबको याद करना है, और इसका क्या फंक्शन है आपको यहाँ लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। व्हाट इज अ पुश डाउन ऑटोमाटा? जो पुश डाउन ऑटोमाटा है उसका क्या मतलब है? पीडीए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीडीए से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पीडीए क्या है? ए फाइनाइट ऑटोमेटन विद अ स्टैक ऑफ एडिशनल मेमोरी, ए फाइनाइट ऑटोमेटा विद मल्टीपल टेप्स, ए ट्यूरिंग मशीन विद इनफाइनाइट मेमोरी, ए रेगुलर ग्रामर इक्विवेलेंट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या होगा? एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा विद स्टैक, जो पीडीए होता है, पीडीए में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, स्टैक। तो आंसर तो मुझे यहाँ ए दिख रहा है। पीडीए के बारे में थोड़ा और जानते हैं। एक्सटेंशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा विद स्टैक, ठीक है, स्टैक का बात आ गया, एक्सटेंशन आ गया, ठीक है, सही बात है। यूज स्टैक फॉर एक्स्ट्रा मेमोरी, सही बात है। रिकॉग्नाइज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ओके। वर्क्स इन लिफो, स्टैक है तो लिफो में काम कर रहा है, भी सही बात है। कैन पुश पॉप एंड रीड स्टैक,
एग्जाम्पल आपके पास देखने को मिल रहा है, राइट। जो हमारे पास बी है, ए फाइनाइट ऑटोमेटा विथ मल्टीपल टेप्स, अगर मल्टीपल टेप्स है दैट डिस्क्राइब मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, जो मल्टीपल टेप ट्यूरिंग मशीन को दिखा रहा है। अगर हमारे पास जो सी ऑप्शन है, ट्यूरिंग मशीन विथ इनफाइनाइट मेमोरी, अगर ऐसा कुछ है तो इसका क्या मतलब है, ट्यूरिंग मशीन आर मोर पावरफुल देन पीडीए, पीडीए को पछाड़ देगा। जो ट्यूरिंग मशीन है वो काफी पावरफुल है, और मैं तो बोलूँ यार टीओसी में सबसे ज्यादा पावरफुल और कोई है तो वो है ट्यूरिंग मशीन। रेगुलर ग्रामर्स आर इक्विवेलेंट टू फाइनाइट ऑटोमेटा, जो रेगुलर ग्रामर्स हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा के इक्विवेलेंट है, ना कि किसके, पीडीए के, ना कि पुश डाउन ऑटोमेटा के, राइट। विच कंपोनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ पीडीए, पीडीए का पार्ट कौन नहीं है, जो पीडीए उसका पार्ट कौन नहीं है। इनपुट अल्फाबेट है, स्टैक भी है पीडीए में, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टैक होगा, ट्रांजिशन फंक्शन है उसमें क्यू नहीं है। देखो जब पीडीए है और इसमें यूज क्या होता है, स्टैक, जब स्टैक यूज होता है तो क्या क्यू इसमें यूज हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, या तो स्टैक होगा या फिर क्यू होगा। उसमें स्टैक होता है, जो पुश डाउन है, डाउन डाउन डाउन, तो स्टैक जो होता है ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, डाउन, ऐसे याद कर लो, ऐसे इसको रिलेट करके याद करो, रिलेट करके मेरा डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पढ़ सकते हो, इन पीडीए ट्रांजिशन व्हाट रोल डज द स्टैक प्ले, स्टैक जो होता है वो कौन सा रोल प्ले करता है, स्टैक का काम क्या है। इट अलाउज मेमोरी ऑफ अनबाउंडेड साइज टू रिकॉग्नाइज नॉन रेगुलर लैंग्वेज, इट लिमिट द पीडीए टू रेगुलर लैंग्वेज ओनली, क्या यह लिमिट करता है कि वो केवल और केवल रेगुलर लैंग्वेज को ही देखेगा, ऐसा उसकी लिमिटेशन है, ऐसा लिमिट कर रहा है, नहीं बा। इट एक्सेप्ट्स इनपुट स्ट्रिंग, नहीं। इट एक्सेप्ट्स इनपुट टेप, नहीं। देखो ये क्या करता है, इट अलाउज मेमोरी फॉर अनबाउंडेड साइज टू रिकॉग्नाइज नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, स्टैक की हेल्प से, राइट। इसका थ्योरी आप पढ़ लो, द स्टैक इन पुश डाउन ऑटोमेटा प्रोवाइड्स अनबाउंडेड मेमोरी इन थ्योरी विच इज एसेंशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। इसमें क्या है, बैलेंस पैरेंथेसिस, मैचिंग टैग्स, पैलिंड्रोम्स। अब देखो ये सारे के सारे जो इसके ऑपरेशंस हैं वो स्टैक के हेल्प से होते हैं, राइट। पैलिंड्रोम को मैच करना है, पैरेंथेसिस को मैच करना है, कोई भी काम करना है जो स्टैक की हेल्प से हो रहा है, उससे काफी चीजें आसान हो जाती हैं। व्हाट क्लास ऑफ लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय पीडीए, जो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है उसमें किस टाइप के लैंग्वेजेस आते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेगुलर लैंग्वेज आता है केवल, नहीं। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव आता है, नहीं। रिकर्सिव इन्यूमरेबल आता है, नहीं, ये नहीं आता है, ये हमारा नहीं आता है। किस में आता है, जो पीडीए कैन रिकॉग्नाइज मोर जस्ट देन रेगुलर लैंग्वेज, ये हमारा गलत हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव दिस इज लीनियर बाउंडेड, जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ए लीनियर बाउंडेड, एलबीए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा करता है। रिकर्सिव इन्यूमरेबल क्या करता है, डायरेक्ट ट्यूरिंग मशीन से है, जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल है वो डायरेक्ट ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीडीए एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या रिलेशनशिप है। दे बोथ कैरेक्टराइज एग्जैक्टली द क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, पीडीए आर मोर पावरफुल देन सीएफडी, जो पीडीए होता है वो काफी पावरफुल होता है। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करूं तो सीएफडी कैन डिस्क्राइब ऑल लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय पीडीए, नहीं। पीडीए एक्सेप्ट ओनली रेगुलर, केवल रेगुलर करेगा, ओनली देखो लगा गलती बोल दिया, नहीं। पीडीए आर मोर पावरफुल, पीडीए कहां से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। दे बोथ कैरेक्टराइज एरे द क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात। ये क्या करते हैं, ये एग्जैक्टली ऐसे ही कैरेक्टराइज करते हैं, अपने आप को बांटते हैं जैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बढ़ता है, राइट। नेक्स्ट, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। जो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स होता है आर इक्विवेलेंट इन पावर, जो पीडीए होता है और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है इन दोनों का पावर बराबर होता है। एवरी लैंग्वेज जनरेटेड बाय सीएफडी कैन बी एक्सेप्टेड बाय पीडीए, एवरी लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय पीडीए कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सीएफडी, ठीक है। टुगेदर दे डिफाइन द क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट इज द कंप्यूटेशनल पावर ऑफ टू स्टैक पीडीए कंपेयर टू अ सिंगल स्टैक पीडीए। अगर दो स्टैक पीडीए वाला आ जाता है तो क्या हो जाएगा, जो ट्यूरिंग मशीन है काफी सबसे भयानक मशीन, जो काफी स्ट्रांग होता है, इससे भयंकर मशीन कोई सा भी नहीं है, उसके बराबर हो जाएगा। अगर दो स्टैक हम लोग पीडीए में लगा देते हैं तो ये सारा का सारा चीज हमारा गलत हो जाएगा, बहुत भयंकर मशीन है। इसके बारे में पढ़ो, ए टू स्टैक पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए इज एज पावरफुल एज ट्यूरिंग मशीन। अगर दो स्टैक वाला पीडीए है, दो स्टैक वाला पीडीए मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा,
ए ट्यूरिंग मशीन इतना पावरफुल है, राइट, मीनिंग इट कैन रिकॉग्नाइज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, द मोस्ट जनरल क्लास ऑफ लैंग्वेज इन चॉम्स्की हायरार्की। मैंने आपको इसके बारे में बताया है। हाउ डज अ टू स्टैक पीडीए सिमुलेट अ ट्यूरिंग मशीन? बाय यूजिंग टू स्टैक टू सिमुलेट द इनफिनिट, बिल्कुल सही बात है, यही सही दिख रहा मुझे। बाय रिमूविंग एप्लीकेशन, नहीं। बाय लिमिटिंग इनपुट, नहीं। यूजिंग वन स्टैक, नहीं। जब दो स्टैक यूज किए तो वन क्या करेगा भाई? 46 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द बेसिक ट्यूरिंग मशीन? अब देखो, अब जो ट्यूरिंग मशीन है इसको पढ़ना, अगर आप सिर्फ ट्यूरिंग मशीन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो समझ लो आपका एक क्वेश्चन इसी में फिक्स है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीओसी का और जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है वो ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन, मूरे और मिली मशीन। अगर इन तीन टॉपिक को आप पढ़ लेते हो तो आप समझ लो कि आप मतलब मैक्सिमम चीज पढ़ लियो, राइट। ए फाइनाइट ऑटोमेटा विद फाइनाइट टेप एंड रीड राइट हेड, बिल्कुल सही बात है। ए स्टैक बेस्ड, एक स्टैक बेस्ड मशीन दैट एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज, स्टैक बेस्ड क्या होता है? पीडीए होता है, पीडीए, तो ये तो नहीं होगा। ए फाइनाइट ऑटोमेटा विद टू स्टैक, ये भी नहीं होगा। मशीन विद लिमिटेड मेमोरी एंड नो कंट्रोल, लिमिटेड मेमोरी तो नहीं है, काटो इसको। जो ट्यूरिंग मशीन होता है उसके बारे में चलिए थोड़ा जानते हैं पहले। देखो सारा का सारा ट्यूरिंग मशीन के ही बारे में है और इसमें से क्वेश्चन बनेगा। मैं सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको लिख दिया हूँ, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। जो ट्यूरिंग मशीन है वो एलन ट्यूरिंग के द्वारा 1936 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया, इन्वेंट किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि इसका फाउंडर कौन है, कब किया था। डिजाइन टू फॉर्मलाइज द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। यूजेज इनफाइनाइट टेप एज अनबाउंडेड मेमोरी, मुझे देखा कि अनबाउंडेड मेमोरी के यूज पर किसका यूज करता है, तो इनफाइनाइट टेप का। हैज अ रीड राइट हेड दैट माइट मूव्स लेफ्ट राइट, कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स, सिंबल्स एंड ट्रांजिशन, कैन सिमुलेट एनी एल्गोरिथम प्रोसेस, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एंड थ्योरी, रिकॉग्नाइज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, वेरी पावरफुल। जो ट्यूरिंग मशीन है ये रिकॉग्नाइज करता है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, REL, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को। helps define what problems are solvable or not, used in complex theory and decidability, basics for proving limits of computational models, improved development of real world digital computers, to stack PDA और still centers in theoretical computer science today। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे पॉइंट्स को याद रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन बनेगा। यार इस सारे के सारे थ्योरी को लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इसको अच्छे से पढ़ लेना, 2 से 3 बार पढ़ लेना। इसका जो PDF है वो व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल रहा होगा, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही अगर याद कर सकते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं बिना डाउनलोड किए। व्हाट इज द अल्फाबेट यूज्ड बाय अ ट्यूरिंग मशीन कॉल्ड? जो अल्फाबेट यूज होता है ट्यूरिंग मशीन में उसको क्या बोलते हैं? उसको इनपुट अल्फाबेट बोलते हैं, उसको टेप अल्फाबेट बोलते हैं, स्टैक अल्फाबेट बोलते हैं, सिंबल सेट बोलते हैं, नन ऑफ द अबव बोलते हैं। उसको बोलते हैं हमारा क्या? उसको बोलते हैं टेप अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? टेप। इसको करना है याद, इसको याद करना है। द इनपुट अल्फाबेट इज सबसेट ऑफ टेप अल्फाबेट। टेप अल्फाबेट के अंदर ही इनपुट अल्फाबेट आता है, तो बहुत सारे लोग इनपुट मार देंगे, नहीं, जो मेन है उसको मारना है, टेप। इट इंक्लूड्स ओनली द सिंबल्स दैट कैन बी अपीयर इन द इनिशियल स्ट्रिंग इनपुट। Which symbol typically used to represent a blank on the Turing machine tape? Blank के लिए B का यूज करते हैं, B। एप्सिलॉन, इसका क्या मतलब है? एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन मतलब डिनोट एम्प्टी स्ट्रिंग, इसका मतलब एम्प्टी। हैश का क्या मतलब है? हैश का डिलिमिटर और मार्कर सिंबल, ठीक है। इसका क्या मतलब है? लेमडा का, इसका क्या मतलब है? अनदर नोटेशन फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग। तो देखो इक्वेशन में हमारे पास 3 सिंबल हैं, लेकिन जो ट्यूरिंग मशीन के और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं उनको मैंने यहाँ रखा है सबको, और सबका डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। तो आपको इसको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पूछेगा इसका मतलब क्या है। तो अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपको याद नहीं है, तो फिर वहाँ तो आप गलती मारेंगे ही, उसके अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं। उसके अलावा क्या रास्ता है? कोई भी रास्ता नहीं है। अगर ये मानो कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मानो मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे याद नहीं है कि जो सिग्मा होता है उसका क्या मतलब है, जो सिग्मा है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब होता है इनपुट अल्फाबेट अलाउड इनपुट सिंबल्स। तो अगर मुझे पता ही नहीं है तो क्या मैं आंसर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगेगा कि यार मैंने तो सारा चीज पढ़ा हुआ है,
मुझे क्या लगेगा कि मैं सारा चीज़ पढ़ा हूँ लेकिन मेरे से बन नहीं रहा है, राइट। तो उस समय बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए आपको सारे के सारे आंसर्स को रट लेना है, याद कर लेना है। A string is accepted by a Turing machine if the machine enters an accepting state and halts after processing the string. The machine finishes without modifying the tape. ये गलत बात हो जा रहा है। The stack becomes empty, ऐसा कुछ नहीं है। The string is repeated on the tape, नहीं। ये हमारा होता है Turing machine enters an accepting state and halts after processing the क्या? Processing the string. Processing the क्या? Processing the string. Next, आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हो। Which type of language are accepted by Turing machine? ये तो है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। जो ट्यूरिंग मशीन है उसके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। बाकी सारे लैंग्वेज इससे एक्सेप्ट नहीं होता है। आप यहाँ इसके बारे में पढ़ लो। आप क्या करो, इसके बारे में यहाँ पढ़ लो। आपको इसके बारे में यहाँ पढ़ना है। Which of the following is a variant of standard Turing machine? मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, सही बात है। नॉन डिटर्मिनेशन ट्यूरिंग मशीन, ये भी है। मल्टी ट्रैक ट्यूरिंग मशीन, मतलब सारे के सारे हैं। और भी क्या क्या है उसके बारे में देखो। ये सारे के सारे ट्यूरिंग मशीन के वेरिएंट हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ऐसे पूछेगा जो क्वांटम ट्यूरिंग मशीन है एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आपको सारे के सारे नाम याद करना है। स्टैंडर्ड, मल्टी टेप, मल्टी ट्रैक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक, टू स्टैक, मल्टी हेड, ऑफलाइन, लीनियर बाउंडेड, ओरेकल, अल्टरनेटिंग, क्वांटम, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। सबको याद कर लेना है, रट लेना सबको एकदम। The power of Turing machine with multiple tracks, multi-track Turing machine is the power of a Turing machine with multiple track. Multiple track मतलब क्या? Multiple track मतलब क्या? जो multiple track है उसका मतलब क्या है? Equal to single tape. देखो यहाँ हमने क्या बोल रहा है, यहाँ बोला पावर, पावर की बात कर रहा है। ये नहीं बोला कि मल्टीपल ट्रैक है तो मल्टीपल टेप लगा दो। ले देना सिंगल टेप, नहीं, इससे सिंगल टेप क्या ही लगेगा। मोर देना मल्टी टेप, मोर देना मल्टी टेप, मल्टी टेप से भी ज्यादा। क्या सेंस है यार। मोनिस डेवलप फॉर कॉन्टेक्सचुअल लैंग्वेज, नहीं। देखो ये क्या है कि बोल रहा है कि जो ट्यूरिंग मशीन है उसका पावर क्या होगा अगर मल्टीपल ट्रैक उसमें है। तो मल्टीपल ट्रैक उसका नाम है, लेकिन जो हमारे पास जो टेप्स होंगे वो सिंगल ही होगा। आगे चल के अलग अलग भाग में बढ़ जाएगा वो। A multi-track tuning machine has a single tape divided into multiple parallel tracks। देखो वो सिंगल टेप ही है लेकिन आगे चल के मल्टीपल पैरेलल ट्रैक में बढ़ गया है। Each cell on a tape holds a tuples of symbols one from each stack. This setup can improve efficiency or simply certain operators, but it does not increase computational power। आपको इसको पढ़ना है। How does a Turing machine compute integer functions? By encoding integers on the tape and transforming them through a state transition, by using a finite stack, by converting integers into floating points, ये हमारा गलत बात है। by simulating DFA, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ये हमारा क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, by encoding integers on the tape and transforming them through a transition diagram, ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। इसको आपको पढ़ना है। What is universal Turing machine? यूनिवर्सल मतलब जो सब काम करे। यूनिवर्सल मतलब कुछ भी करे, पूरा यूनिवर्स का काम करे। A Turing machine can simulate any other Turing machine। एक ऐसा ट्यूरिंग मशीन जो दूसरे ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करे, बिल्कुल सही बात है। A machine that only accept regular language, ऐसा कुछ नहीं है। A machine that computes floating points arithmetic, नहीं। A machine limited to a single type, नहीं। जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है उसका तो बहुत टाइप होता है। जो ट्यूरिंग मशीन है सिर्फ है उसी का तो 10-12 टाइप होता है, 10-12 टाइप। तो जो यूनिवर्सल है उसका तो कितना होगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। The universal Turing machine proves that some problems are naturally ambiguous. Computation can be generalized into a single machine model. All languages are decidable. Regular languages are closed under union। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। Some problems are inherently ambiguous। यूनिवर्सल बताता है, नहीं। Computation can be generalized into a single machine model, बिल्कुल सही बात है। All languages are decidable, नहीं, कुछ कुछ undecidable भी होते हैं। अनडिसाइडेबल भी कुछ कुछ होता है। रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, जो रेगुलर लैंग्वेज होता है तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन थोड़ी इसको बताता है। जो रेगुलर लैंग्वेज है हो सकता है यूनियन से हमारा क्लोज्ड यूनियन उसमें हो, लेकिन ये तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का काम नहीं ना है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट द चर्च थेसिस प्रपोज। देखो चर्च, जो चर्च हैं और जो थेसिस है
जैसे देखो यहाँ ट्यूरिंग मशीन एंड जो एलन ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग, इनके गुरुजी थे चर्च, इनके गुरुजी थे चर्च, तो उन्होंने चर्च थीसिस एक बनाया। तो क्या करता है, एनी इफेक्टिवली कंपेटेबल फंक्शन कैन बी कंप्यूटेड बाय ट्यूरिंग मशीन। बोल रहा है कि जो चर्च थीसिस क्या बोलता है कि अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, मान लो प्रॉब्लम है कोई, ये प्रॉब्लम है, अगर इसको कोई भी मशीन या फिर इंसान, अगर इसको इंसान सॉल्व कर दे रहा है, इंसान इसे सॉल्व कर दे रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के हेल्प से अगर कोई इंसान सॉल्व कर दे रहा है, तो इन्होंने कहा है चर्च थीसिस में क्या कहा गया है कि अगर कोई इंसान इसको सॉल्व कर दे रहा है तो ट्यूरिंग मशीन में इसको सॉल्व कर देगा। अगर कोई इंसान इसको सॉल्व कर दे रहा है तो ट्यूरिंग मशीन में इसको सॉल्व कर देगा, राइट। तो इस केस में जो हमारा आंसर है, मैं ए के साथ जाऊंगा और ए हमारा आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पढ़ सकते हो, चर्च थीसिस क्या बोलता है, इफ अ पर्सन कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग क्लियर स्टेप्स देन अ कंप्यूटर कैन सॉल्व इट टू। एक काफी इजी मैंने लिखा है ताकि समझ में आए। हालांकि जो चर्च थीसिस है, अगर इसका आप ओरिजिनल जो कोटेशन है उसको पढ़िएगा तो आपको चक्कर आ जाएगा, वो चीजें समझ में आती ही नहीं है, इतना भारी तरीका से लिखा गया रहता है। तो मैंने काफी बेहतर एक एग्जांपल लिखा है कि अगर मानव किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है तो चर्च थीसिस में ये कहा गया है कि ट्यूरिंग मशीन भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ए लैंग्वेज कॉल्ड रिकर्सिव, रिकर्सिव क्यों है, कोई भी लैंग्वेज जो है वो रिकर्सिव क्यों है। A Turing machine always holds on every inputs and decide memberships. It is accepted by PDA, ऐसा कुछ नहीं है। Lepe accepts without heading, नहीं। A grammar exists for it with no ambiguity, ऐसा थोड़ी है। जब ग्रामर अवेलेबल होगा तो एम्बिग्यूटी होगा, राइट। इसका मतलब है ट्यूरिंग मशीन हिट्स हॉल्ड्स ऑन एवरी इनपुट एंड डिसाइड्स मेंबरशिप। इसके बाद आप यहाँ पढ़ो, What is true about recursively enumerable language? A Turing machine accepts all strings of the language but may not hold for others, ऐसा कुछ नहीं है। A Turing machine जो है holds on all input, सारे इनपुट पे होल्ड कर देगा, नहीं। देखो ट्यूरिंग मशीन क्या करता है, सारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जो ट्यूरिंग मशीन है वो मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये थोड़ी हुआ कि सारे इनपुट पे होल्ड कर जाएगा, रोक देगा प्रोग्राम, नहीं रोकेगा। ए डीएफए कैन एक्सेप्ट रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। दे कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैक बेस्ड, जो इन्यूमरेबल है वो स्टैक बेस्ड थोड़ी है, स्टैक बेस्ड है पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द हॉल्टिंग प्रॉब्लम आस्क, विल अ ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट एनी गिवन इनपुट, इज द स्टैक ऑफ अ पीडीए एम्प्टी टर्मिनेशन, कैन टू रेगुलर लैंग्वेज बी इक्विवेलेंट, क्या जो रेगुलर इक्विवेलेंट हो जाएगा। विल सीएफजी प्रोड्यूस अ रेगुलर लैंग्वेज, ये हमारा गलत है। जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है वो है अनडिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल या फिर अनसॉल्वेबल। जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाना किसी जंग से कम नहीं है, वो सॉल्व नहीं हो पाता है, वो डिसाइड नहीं किया जा पाता है। तो विल अ ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट ऑन गिवन इनपुट्स, पूछ रहा है कि क्या जो ट्यूरिंग मशीन है गिवन इनपुट पे हॉल्ट कर पाएगा। What does it mean if a problem is undecidable? इसका क्या मतलब है, No Turing machine can decide it for all possible inputs, इसका मतलब हमारा 61 का ए है। अगर अनडिसाइडेबल क्या मतलब कि ट्यूरिंग मशीन भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। हालांकि जो ट्यूरिंग मशीन होता है, ट्यूरिंग मशीन ये सारे के सारे, और मैं तो बोलूंगा यार मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है टीओसी में। लेकिन जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम वो हमारा अनडिसाइडेबल है, वो सॉल्व नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन उसको सॉल्व करने में कैपेबल है ही नहीं। ट्यूरिंग मशीन बोलता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे सारा आंसर गलत है, इसको काट दो। व्हाट इज द पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम क्या है, पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम क्या है। ए डिसीजन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मैचिंग पेयर्स ऑफ स्ट्रिंग, ए प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सॉर्टिंग स्ट्रिंग, सॉर्टिंग क्या करने आएगा। ए प्रॉब्लम ऑफ डीएफए मिनिमाइजेशन, नहीं। ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सिंप्लीफिकेशन मेथड, नहीं। ये होगा डिसीजन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मैचिंग पेयर्स ऑफ स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग उसको मैच करना है, पैटर्न मैचिंग मैच करना है, तो आप क्या करोगे, आप पीसीपी का यूज करोगे। इसके बाद में आप यहाँ पढ़ सकते हो, इफ एनएफए हैव 5 स्टेट्स एक्सक्लूडिंग द इनिशियल स्टेट। देखो ध्यान समझो, और कोई नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसका 5 स्टेट यहाँ है, एक्सक्लूडिंग द इनिशियल स्टेट, मतलब जो पहले का स्टेट है, जो इनिशियल स्टेट है शुरू वाला, उसको छोड़ के 5 है।
शुरू वाला छोड़ के 5 है, मतलब शुरू वाला अगर मैं मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कोई हमारे पास नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके 5 स्टेट्स हैं। 5 स्टेट्स कब हैं, जब इनिशियल को छोड़ दिया जाता है, इनिशियल को छोड़ के। अब बोला अब मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए, तो मैक्सिमम चाहिए मतलब इनिशियल को जोड़ दो। अगर मैक्सिमम चाहिए तो इनिशियल के बाद जोड़ दो, तभी ना मैक्सिमम आएगा। तो 2 टू पावर 6 करो तो कितना आ जाएगा, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर 64 हो जाएगा। नेक्स्ट, NFA है 5 स्टेट्स एक्सक्लूडिंग इनिशियल, तो टोटल पावर 6 हो जाएगा, मतलब 2 टू पावर 6। फॉर अ DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग बाइनरी नंबर्स हुज डेसिमल इक्विवेलेंट इज डिविजिबल बाय 3, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स। अगर 3 से कोई नंबर डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, या 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। मतलब 3 से कम, 0 से लेके 3-1 तक, जो n है 0 से लेके n-1 तक, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 1 2। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। देखो वो सारे क्वेश्चन भूल जाओ, बस इतना समझो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है। अगर मानो कोई 5 नंबर है, 5 तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो जो रिमाइंडर होगा वो 3 से कम होगा, 0 से लेके 2 तक, मतलब 3 से कम होगा, तो 0 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। द क्लीन स्टार ऑपरेशन एक्सेप्ट द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स ऑफ फाइनाइट लेंथ ओवर सेट दिया है 0 से 1, वेयर स्ट्रिंग्स एस कंटेन्स एन इवन नंबर ऑफ 0 एंड 1। बोला है जो सेट ए है उसमें 0 1 है, 0 और 1, जो स्ट्रिंग एस है उसमें इवन नंबर ऑफ 0 और 1 आएंगे। इवन नंबर, क्वेश्चन में कहा है इवन नंबर, तो इसमें देखो 1 0 1 2 3 4 5 6, जो 0 है 6 है, इवन है, 1 2 3 4 5 6, और जो 1 है वो भी 6 है। लेकिन एक बात यहाँ आप भूल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे ही आप क्लीन स्टार का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग पे, तो उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग को हमेशा रखते हैं, मतलब एप्सिलॉन को हमेशा रखते हैं। तो इसमें एप्सिलॉन तो नहीं है, इसमें इन हमारा 0 भी इवन है, 1 भी इवन है, लेकिन इसमें एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन स्ट्रिंग होगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसमें 2 0 2 1, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, मतलब 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 ये है, लेकिन फिर इसमें भी एप्सिलॉन नहीं, ई नहीं है, ई कहीं नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब इसको देखो, एप्सिलॉन इसमें है, 2 0 2 1 ये बराबर हो गया, फिर 2 0 2 1 2 0, फिर 2 यहाँ 1 है तो 2 0 होना चाहिए, तो यहाँ 1 है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन है, सही बात है, 2 0 2 1 ठीक है, बराबर हो गया, 2 1 2 0 ठीक है, 2 1 2 0 बिल्कुल सही बात है। जो डी नंबर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझना और करना आसान नहीं था, मैंने आपको 65 क्वेश्चंस करा दिए, बहुत सारे जो टीओसी के कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए, बहुत सारा थ्योरी मैंने आपको करा दिया। इससे बाहर पेपर नहीं बनने वाला है, लेकिन सवाल है कि भैया इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा, लेकिन जितना आपने पढ़ाया उतना याद भी तो नहीं है मुझे। तो आपको इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन करो। और व्हाट्सएप चैनल पे पहले से अपलोडेड है, एक लिंक होगा ड्राइव का, ड्राइव लिंक पे सारे के सारे क्लासेस जो 15 क्लास हमारे हो चुके सारे अपलोडेड हैं विथ एक्सप्लेनेशन, सेम टू सेम ऐसे ही अपलोडेड है। तो आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो और अच्छे से करो। और मैं आपको फिर से एक बार नोट्स रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप सच में पढ़ ही रहे हैं, दिल जान से पढ़ रहे हैं, तो अपनी तैयारी में जान डालिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर हर एक स्लाइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और अपन साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं। और नोट्स को आप ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस सेट को मारते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट मारना बहुत जरूरी है। और एक चीज़ बताऊंगा यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना है। और मैंने 15 जो सब्जेक्ट्स थे बिहार स्टेट के, बिहार स्टेट जो 15 सब्जेक्ट्स थे, मैंने इसकी बैंड बजा दी है। हर एक सब्जेक्ट को काफ़ी बारीकी से, काफ़ी अच्छा से पढ़ाने की कोशिश किया है। बहुत बेहतरीन कंटेंट हमने पढ़ा दिया है। आपको इसको 2 से 3 बार देखना है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स आप ले पाएँ। और हमने सारा चीज़ पढ़ा दिया, बस एक चीज़ बाकी रह गया है कि जो 2024 में जो स्टेट का पेपर हुआ था, उसका 2 पेपर हुआ था, 2 पेपर, उसको सॉल्व करना बाकी है। तो उसको सॉल्व करके मैं चैनल पे डाल दूंगा। कल एक पेपर आएगा, मतलब आज ये वीडियो आ रहा है तो इसके अगले दिन एक आएगा पेपर, लगभग 2 से ढाई घंटे का, सारा क्वेश्चन सॉल्व रहेगा।
और फिर एक और पेपर आएगा, मतलब 2 वीडियो और आएगा बिहार स्टेट में कंप्यूटर साइंस के लिए। बस इतना ही हमें पढ़ना है, इसको 2 से 3 बार 4 बार पढ़ना है। और जिनको आर्ट्स ऑफ टीचिंग का नोट्स नहीं मिला है और जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिए हैं, जिनको आर्ट्स ऑफ टीचिंग का नोट्स अभी तक नहीं मिला है, तो आराम से मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि भैया यार मैंने आपका कोर्स लिया है और मुझे आर्ट्स ऑफ टीचिंग नहीं मिला है, तो मैं उनको तुरंत भेजूंगा। जैसे मैं मैसेज देखूंगा वैसे आर्ट्स ऑफ टीचिंग उनको भेज दूंगा, राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।